हेलो फ्रेंड्स। अगर आपको जावा आता है और आपको स्प्रिंग नहीं आता तो इसका मतलब आपको जावा भी नहीं आता, क्योंकि आजकल जैसा आप देख रहे हो हर बड़े प्रोजेक्ट में स्प्रिंग या स्प्रिंग बूट यूज़ होता ही है। तो अगर आप बड़े प्रोजेक्ट मतलब बड़ी कंपनीज़ में इंटरेस्टेड हो तो आपको स्प्रिंग आना चाहिए विद जावा। अब इस कोर्स में ये कोर्स एक तरीके से 2 in 1 कोर्स रहने वाला है आपके लिए। क्यों मैं 2 in 1 कह रहा हूँ? क्योंकि पहली चीज़ तो इसमें आप स्टेप बाय स्टेप स्प्रिंग को सीखोगे, स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट, पहले स्प्रिंग फिर स्प्रिंग बूट भी कवर करेंगे। और दूसरी चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आप सीखने के साथ साथ पैरेलली इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करते चले जाओगे, ताकि कल को आप कोई भी इंटरव्यू फेस कर सको, उसे क्रैक कर सको। और हाँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने सारा का सारा जो स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है वो क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर्मेट में कवर किए, ताकि लेटर आप रिवाइज भी कर सको इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से। तो चलिए, पहले हम स्प्रिंग कवर करेंगे और उसके बाद हम कवर करेंगे स्प्रिंग बूट। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। व्हाट इज़ स्प्रिंग फ्रेमवर्क? व्हाट आर द कोर फीचर्स ऑफ स्प्रिंग? तो हमें ये तो पता है कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब जावा को हम अगर स्प्रिंग के साथ यूज़ करते हैं, जो कि एक फ्रेमवर्क है, तो हम इससे बड़ी बड़ी एंटरप्राइज लेवल जावा एप्लीकेशंस बना सकते हैं। फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क आपका स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म होता है जिसमें कि बहुत सारी क्लासेस पहले से प्रेजेंट होती है, फंक्शंस भी। तो वो आप डायरेक्टली आपकी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, इसलिए एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं स्प्रिंग के अलावा भी, तो स्प्रिंग बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसकी फीचर्स की वजह से, जो भी इसमें फीचर्स स्प्रिंग देता है। तो आप ध्यान से सुनना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होती है इसकी, वो है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। और इसकी वजह से हमें जो मिलता है इसमें वो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जो भी एक फीचर कह सकते हैं आप। उसके बाद इसमें स्प्रिंग कंटेनर होता है, स्प्रिंग एमवीसी होता है, स्प्रिंग डेटा एक्सेस ओआरएम, सिंप्लीफाइड कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान होती है। और हमारा रियल टाइम कैपेबिलिटीज़, जो चैटिंग वैटिंग की एप्लीकेशंस रियल टाइम पे चलती है, वो बहुत आसान होती है। अपकमिंग क्वेश्चंस में मैं सारी की सारी फीचर्स को अलग अलग विद एग्जांपल एंड कोड सबको आपको बताऊंगा। और क्योंकि अगर आप ये फीचर्स जानते हैं तो बेसिकली आपको स्प्रिंग अच्छे से आता है, ठीक है। बट यहाँ मैं इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि एक शॉर्ट उसमें हमारे पास रहे। फाइनली, जो हमारी सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन भी मैंने यहाँ लिखी है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज़ एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क विच इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग एंटरप्राइज जावा एप्लीकेशंस। ओके। तो ये तो हमारी हो गई शुरुआत, ये सब यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि जब आप रिवाइज करें ना इस बुक से या कहीं कभी इस स्लाइड से, तो एकदम जल्दी से रिवाइज कर लो, पूरा वीडियो सुनने की ज़रूरत नहीं है। और आप फिर इस क्वेश्चन को इंटरव्यू में फीचर्स को भूलोगे नहीं, ठीक है। अब अपकमिंग क्वेश्चन में सबसे पहले डिस्कस करेंगे इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। व्हाट इज़ इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल? व्हाट इज़ लूज कपलिंग? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना बहुत ज़रूरी भी है। तो पहले समझते हैं, एक छोटा सा कोड देखते हैं। सपोज़ आप एक स्कूल मैनेजमेंट एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर आपके पास एक मैथ स्टूडेंट क्लास है, जिसके अंदर आपके पास एक फंक्शन है गेट स्टूडेंट, काउंट करके 50 रिटर्न करता है, सिंपल सा, ठीक है। अब आपके पास एक स्कूल क्लास है, इसके अंदर आपके पास मेन मेथड है, और यहाँ आप जो मैथ स्टूडेंट ऊपर क्लास है उसका ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्रिएट कर रहे हो, और फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड कॉल कर रहे हो। तो ये क्या है, बहुत ही ट्रेडिशनल कॉमन सी अप्रोच है, जो आपको, जो जहाँ हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एक क्लास में दूसरी क्लास का, और ये आपको पता ही होना चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी स्कूल क्लास है वो एक डिपेंडेंट क्लास है, और जो आपकी मैथ स्टूडेंट है, क्यों है डिपेंडेंट? क्योंकि आप, वो आपकी मैथ स्टूडेंट क्लास पे डिपेंड करती है। और जो मैथ स्टूडेंट है वो डिपेंडेंसी क्लास है, क्योंकि वो स्कूल क्लास की डिपेंडेंसी है, ठीक है। उसके लिए एक डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो ये तो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है, जहाँ आप, मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एक क्लास के अंदर। बट ये एक टाइट कपलिंग का भी एग्जाम्पल है। टाइट कपलिंग का क्या मतलब होता है? टाइट कपलिंग का मतलब, जब आपकी जो दोनों क्लासेस है ना, डिपेंडेंट और डिपेंडेंसी, अगर आप एक में चेंज करोगे तो दूसरी भी इम्पैक्ट हो जाएगी।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि कल को आपको ये मैथ स्टूडेंट क्लास को रिप्लेस करना है किसी साइंस स्टूडेंट क्लास से, तो आपको इस स्कूल क्लास में कोड लिखना पड़ेगा रिप्लेस करना। अब ये तो आपकी एक क्लास है, छोटा सा प्रोजेक्ट है, तो आप इसमें स्कूल क्लास में मैं कर दोगे, और जो इम्पैक्ट होगा वो भी छोटा सा ही होगा, ठीक है। बट कल को अगर आपकी ऐसे स्कूल क्लास जैसी बहुत सारी क्लासेस हैं, कंट्रोलर्स हैं, जैसे कॉलेज और पॉलीटेक्निक और अगे बहुत सारे, तो वहाँ पे जब आप चेंजेस करोगे मैथ स्टूडेंट को साइंस स्टूडेंट में, तब हर जगह तो टेस्टिंग इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये टाइट कपलिंग बहुत ही ख़तरनाक हो सकती है। तो इसका सॉल्यूशन है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। तो ये जो अभी एग्जांपल हम देख रहे हैं, ये वायलेशन ऑफ आईओसी है। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो लूज कपलिंग फॉलो करता है, मतलब कि अगर आपने मैथ स्टूडेंट को साइंस स्टूडेंट में करना है, तो आपको स्कूल जो क्लास है इसमें कोई भी कोड चेंज नहीं होना चाहिए, लूजली कपल्ड होने चाहिए, ठीक है। अब ये आईयूसी प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट कैसे करना है, और किस तरीके से मैथ स्टूडेंट को साइंस स्टूडेंट में कन्वर्ट करें, कॉल करें यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और हमें स्कूल को ना चेंज करना पड़े, तो ये हम आगे आने वाले क्वेश्चनों में देखेंगे। फिलहाल के लिए हमें ये पता है ये डेफिनेशन, आईओसी इज़ ए डिज़ाइन प्रिंसिपल यूज्ड फॉर क्रिएटिंग लूजली कपल्ड आर्किटेक्चर, ठीक है। जितना लूजली कपल्ड होगा, टेस्टिंग इम्पैक्ट कम होगा, ठीक है। और ये एक थोड़ा सा उसमें है डिटेल में डेफिनेशन, आईओसी इज़ ए डिज़ाइन प्रिंसिपल वेयर द फ्रेमवर्क कंट्रोल्स ऑब्जेक्ट क्रिएशन। मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा ना, वो अब स्कूल क्लास या डिपेंडेंट क्लास के अंदर नहीं होगा, वो किसी सेपरेट कंटेनर में होगा, ठीक है, विच विल एनहांस द मॉड्यूलरिटी एंड लूज कम्पलिंग इन योर एप्लीकेशन। ग्रेट। तो ये है हमारा लूज कपलिंग की भी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है। लूज कपलिंग मीन्स क्लासेस और कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड रिप्लेसिंग वन क्लास विल हैव मिनिमम इम्पैक्ट ऑन एन अनदर, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे तो सारा होल वीडियो से सुनने से बेहतर है कि जस्ट एक बार 3-4 सेकंड के लिए इस पेज को देख लेना, और अगर आपने वीडियो पहले से सुन रखा है तो आपका रिवीजन 2 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। और आप इस आंसर को भूलोगे नहीं अपने इंटरव्यू में, जो कि एक इंटरव्यू में भूलने की एक मेन प्रॉब्लम होती है। तो अब हम आगे देखेंगे कि आईओसी इम्प्लीमेंट कैसे कैसे करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब भी आप कोई लर्न चीज कर रहे हो कोई भी चीज़, तो मेक श्योर कि आप उसको अपने प्रोजेक्ट या कहीं जॉब में इम्प्लीमेंट कर सको। अदरवाइज़ होता क्या है फ्रेंड, हम लर्न तो कर लेंगे अभी एज्योर, बट 6 महीने बाद, जैसे कि हम हिस्ट्री, जोग्राफी, केमिस्ट्री स्कूल में लर्न करते हैं, बट कुछ समय बाद भूल जाते हैं, राइट। तो इसलिए इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको प्रोजेक्ट उसका होना चाहिए, चाहे तो उसके लिए आपको इंटरव्यूज़ देने पड़े, और इंटरव्यूज़ अगर आप दे रहे पढ़ रहे हैं तो नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना, देते जाना जब तक कि आपको इन कैंडिडेट्स की जैसे सक्सेस ना मिल जाए। ये एक चैलेंज है आपके लिए, और एक्सेप्ट करो इस चैलेंज को, नेवर गिव अप लिखो कमेंट्स में, और जब भी आपको सक्सेस मिले तो उस सक्सेस को कमेंट्स में स्टोरी में शेयर करना, सबको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। हाउ टू अचीव आईओसी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड डिज़ाइन पैटर्न। याद रखना, आईओसी एक प्रिंसिपल है, और इसके हिसाब से हमारी जो क्लासेस हैं लूजली कपल्ड होनी चाहिए, ठीक है। एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये हमारी एक डिपेंडेंट क्लास है यहाँ पे, ठीक है, और इसके आप चारों तरफ देख रहे हो हमारी ये सारी डिपेंडेंसी क्लासेस हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, अगर हमें डिपेंडेंट क्लास में डिपेंडेंसी क्लास की किसी सर्विस या फंक्शन की ज़रूरत है, तो हम उसके लिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ करेंगे, उस डिपेंडेंसी क्लास में उस सर्विस या फंक्शन को इंजेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये एक हो जाएगा हमारा लूज कपलिंग का आर्किटेक्चर, मतलब एक सोचने में अगर हम सोचा जाए तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन की डेफिनेशन ये है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज ए डिज़ाइन पैटर्न विच इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, और यू कैन से लूज कपलिंग, ठीक है। अब प्रिंसिपल और डिज़ाइन पैटर्न में
डिफरेंस क्या है, ये मैंने लिखा भी है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल जो होते हैं वो एक आइडियोलॉजी होती है, एक आइडिया होता है। फॉर एग्जांपल हमारे आईयूसी प्रिंसिपल, सॉलिड प्रिंसिपल, ड्राई प्रिंसिपल, ये सब प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है। अब इनको अचीव करने का जो एक पर्टिकुलर तरीका है, उसके 10 तरीके हो सकते हैं एक प्रिंसिपल को अचीव करने के। तो एक पर्टिकुलर प्रॉपर तरीका को हम डिज़ाइन पैटर्न करते हैं। तो डिज़ाइन पैटर्न आर द स्पेसिफिक प्रैक्टिकल वे टू इम्प्लीमेंट दीज प्रिंसिपल्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, कभी कंफ्यूज मत हो जाना डिज़ाइन पैटर्न और प्रिंसिपल्स में। व्हाट इज़ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मैंने इस क्वेश्चन को इसीलिए 2 बार वेरी इंपॉर्टेंट मार्क भी किया है, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी इंटरव्यू में पूछा जाता है। इसके लिए मैं आईओसी पहले ही थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं भी बताया तो बता देते हैं दोबारा से एक शॉर्ट में। ठीक है, कर दूंगा, बता दूंगा मैं। तो अब डायग्राम की मदद से पहले समझ लेते हैं और उसके बाद कोड हम देखेंगे। तो डायग्राम में फॉर एग्जांपल हम पहले देखेंगे कि क्या नहीं है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। जहाँ पे आप स्कूल क्लास के अंदर डायरेक्टली जो मैथ स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हो ना, डिपेंडेंसी क्लास का, जो टाइटली कपल्ड हो जाते हैं, ये नहीं है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इसमें क्या होता है कि आपको मैथ स्टूडेंट को साइंस स्टूडेंट से रिप्लेस करना है, तो आपको स्कूल क्लास का कोड ही चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो है ये एग्जाम्पल था विदाउट डिपेंडेंसी इंजेक्शन, क्योंकि सर्विसेज टाइटली कपल्ड थी विद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ओके, अब हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करेंगे, और उसमें हमारी जो डिपेंडेंसी क्लासेस हैं, मैथ स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट, वो अलग हैं, और डिपेंडेंट क्लास अलग है। तीनों अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंट हैं, लूजली कपल्ड हैं। ठीक है। अब यहाँ पे काम कैसे करेंगे हम। यहाँ पे सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा वो स्कूल क्लास के अंदर तो नहीं करेंगे हम, तो वो एक स्प्रिंग आईओसी कंटेनर होगा। वहाँ पे हम ऐप कॉन्फ़िग के थ्रू सारे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, क्रिएट करेंगे, मैनेज करेंगे। ठीक है। अब दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, एक इंटरफेस बना लेंगे अपना स्टूडेंट करके। इसको हम डिपेंडेंसी इंटरफेस भी कहते हैं। और ये आपका जो मैथ स्टूडेंट और साइंस स्टूडेंट क्लास और है ना, वो इस स्टूडेंट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। ठीक है। अब स्टूडेंट इंटरफेस के थ्रू हमें इसका ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसको हम स्कूल में क्लास के अंदर, जो स्कूल क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर होगा ना, उसके थ्रू हम अपनी क्लास में इंजेक्ट कर लेंगे। वो ऑब्जेक्ट हमें ऊपर से मिलेगा आईओसी कंटेनर से। ठीक है। अब कंटेनर के पास मैथ स्टूडेंट या साइंस स्टूडेंट में से किसका ऑब्जेक्ट उसको स्टूडेंट पे भेजना है, ये डिसाइड हम कर लेंगे अपनी ऐप कॉन्फ़िग फाइल में। ठीक है, मैं बताऊंगा सब कोड में कैसे इम्प्लीमेंट होता है, बट आपको ये थोड़ा सा डायग्राम अगर आप ध्यान से देखोगे और रिलेट कर लोगे चीज़ें, तो आपको सब चीज़ें एक साथ समझ में आ जाएंगी। ऑल राइट। और जब रिवाइज करोगे और उस टाइम में आपके सामने डायग्राम होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम जब क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने डायग्राम पहले समझाया। डिपेंडेंसी, ये विद डिपेंडेंसी इंजेक्शन एग्जांपल था, उसकी मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज a डिज़ाइन पैटर्न विच इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल इन जावा। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मैंने आपको डिज़ाइन दिखा दिया, डायग्राम दिखा दिया, अब मैं आपको कोड इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा अगले क्वेश्चन में। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि जावा लर्न करने का क्या फ़ायदा अगर आप जावा का इंटरव्यू ही ना क्रैक कर पाओ। तो उसके लिए मैंने एक कंप्लीट जावा इंटरव्यू प्रिपरेशन बूट कैंप रेडी किया है आपके लिए, जिसमें 350 प्लस जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। सारे के सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप लर्निंग ऑर्डर में हैं, ताकि आप जावा को लर्न भी कर पाओ, और जब आपका कोर्स फिनिश हो तो आप इंटरव्यू भी क्रैक कर पाओ सेम टाइम पे। ये जो जावा की बुक है उसमें जो भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो सारे के सारे ये जावा की बुक से ही मैंने लिया है। पीपीटी और पीडीएफ भी अवेलेबल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे कोर्सेज़ को यूज़ करके अपने इंटरव्यूज़ क्रैक करे हैं, आप भी बिल्कुल कर सकते हैं।
कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए, उसकी वजह से रिजेक्शन ना हो जाए, ऐसा चांस क्यों लेना। और कोर्सेज के लिंक, बूट कैंप का लिंक, बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ग्रेट, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। What are the must know things before learning dependency injection in Spring? ये कोई इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं है, बट हुआ क्या था कि काफ़ी साल पहले जब मैंने डिपेंडेंसी इंजेक्शन सीखना शुरू किया था, तो उससे पहले मुझे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, जो कि होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ डिपेंडेंसी इंजेक्शन समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, खासकर इम्प्लीमेंटेशन। तो ये बेसिक्स आपको पहले से पता होनी चाहिए। मैं बता देता हूँ क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी डिपेंडेंसी इंजेक्शन सीखने में। सबसे पहले आपका है ऊप्स कॉन्सेप्ट्स, सब पता होने चाहिए। इनहेरिटेंस पता होना चाहिए, पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरराइडिंग, इनकैप्सुलेशन सब पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड आपका है इंटरफेसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ये भी पता होना चाहिए, इनमें डिफरेंस क्या है, क्या होते हैं। तीसरा आपका है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, अच्छे से पता होना चाहिए। चौथा है आपका दिस एंड फाइनल कीवर्ड, पता होना चाहिए। पांचवा है आपका जावा एनोटेशंस, और छठा है आपका आईओसी कॉन्सेप्ट। तो ये छः के छः कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, बहुत अच्छे से नहीं तो इनका आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कैसे क्रिएट करते हैं, कब यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ये सब पता है तो फिर आपको डीआई सीखने से कोई नहीं रोक सकता इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। हाउ टू इम्प्लीमेंट डिपेंडेंट इंजेक्शन कोड इन कोड इन स्प्रिंग, ओके। तो अब जो मैंने आपको पहले एक एक्सप्लेन डायग्राम समझाया था, जहाँ पे हमने स्कूल क्लास के अंदर जो हमारे स्टूडेंट इंटरफेस से डिपेंडेंसी इंजेक्ट करी थी, वो मैं अब आपको कोड में दिखा देता हूँ बहुत जल्दी से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा ये स्कूल क्लास है सपोज़, ठीक है, के अंदर मेन मेथड है और यहाँ पे मेन इंजेक्ट करनी है। तो क्या करते हैं हम नॉर्मली मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं आपकी डिपेंडेंसीज़ का, बट यहाँ हम ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले एक इंटरफेस बनाएंगे स्टूडेंट, उसके अंदर एक मेथड जस्ट डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। फिर हम अपनी डिपेंडेंसी क्लास जो थी मैथ स्टूडेंट, उसमें वो स्टूडेंट इंटरफेस इम्प्लीमेंट करेंगे और जो मेथड था वो भी इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो कंपोनेंट एनोटेशन ये सब मैं आपको बाद में बता दूंगा, फ़िलहाल आप इसको क्लास ही समझ लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ऐप कॉन्फ़िग क्लास भी बनाएंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, आपका जो मैथ स्टूडेंट एक बीन मेथड होगा उसे डिक्लेयर करेंगे। ये बीन मेथड क्या करेगा, आपकी मैथ स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भेजेगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन यहाँ हो रहा है ऐप कॉन्फ़िग में, ठीक है। इसको भेजेगा ये आईओसी कंटेनर को, आईओसी कंटेनर मैनेज करेगा इसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक मेन मेथड के अंदर स्कूल क्लास जो आपका ये मेन मेथड था, इसके अंदर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये आपका क्या है, ये आईओसी कंटेनर है, ठीक है। अब इस लाइन कोड को, खाली इतना लाइन का कोड है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे हम ऐप कन्फिग डॉट क्लास को भी एज ए पैरामीटर पास करेंगे। ये क्या करेगा, ये लाइन कोड आपका ऐप डॉट कन्फिग के अंदर जो एक कॉम डॉट एग्जाम्पल है ना, इसके अंदर आपके जितने, ये इस पैकेज के अंदर आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबको रजिस्टर कर लेगा। ये स्प्रिंग कर रहा है एज ए बी, ठीक है। कंपोनेंट स्कैन का यही पर्पज़ होता है, ये भी मैं आपको अलग से बताऊंगा, बट अभी जल्दी से यही बताते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बी डिपेंडेंसी इंजेक्ट करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे स्कूल क्लास का कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो हमने स्टूडेंट इंटरफेस बनाया था यहाँ ऊपर, उसको इस तरीके से इंजेक्ट करेंगे। ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में हमें, जो हमें ऑब्जेक्ट बना था जो नीचे मैथ स्टूडेंट, वो रिटर्न होके आएगा। ऑल राइट, जो आपने आपने ये मेथड भी बनाई थी ना मैथ स्टूडेंट, यहाँ पे नीचे ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है मैथ स्टूडेंट का, तो ये ऑब्जेक्ट इंटरफेस के थ्रू यहाँ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में मिलेगा और इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो पैरामीटर में मिला हमें, हम इसको ऊपर का जो वेरिएबल था हमारा स्टूडेंट, इसको उसमें असाइन कर देंगे। तो फाइनली हमारा स्टूडेंट के पास मैथ स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टर स्कूल बना तो लिया, ये कॉल कैसे होगा, ये कॉल होगा इस लाइन कोड से जो यहाँ हमने मेन मेथड के अंदर लिखा होगा।
इस लाइन से हमारा कॉल हो जाएगा और फिर कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन स्कूल डॉट क्लास मेथड से जो आपका स्कूल बीन है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, हमें बीन मिल गई। अब बीन स्कूल बीन से हमने एक डिस्प्ले स्टूडेंट काउंट मेथड कॉल कर दिया, इस बीन को बेसिकली यूज़ कर दिया। ये डिस्प्ले स्टूडेंट काउंट मेथड है कहाँ, ये हमारा यहाँ है। ठीक है, और इस मेथड के हमने ऊपर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमें मिला था, उससे हमने उसका गेट स्टूडेंट काउंट मेथड कर लिया कॉल, जो कि हमारा यहाँ पे गेट स्टूडेंट काउंट। ठीक है, और फिर हमने अपना काम कर लिया। तो अब ये तो मैंने बता दिया, पर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भाई आपने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक क्यों यूज़ किया, इसको हम ट्राई विद रिसोर्स ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आपने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बनाया है, जो आईओसी कंटेनर है, वो एट द एंड अपने आप क्लोज हो जाएगा, डिस्क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप ये ट्राई ब्लॉक नहीं भी लिखोगे तो आपको अलग से कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसको कॉन्टेक्स्ट को क्लोज करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए। ये पहला क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आप पूछोगे, ये जो डिस्प्ले स्टूडेंट काउंट मेथड था, ये क्यों बनाया आपने, डायरेक्टली गेट स्टूडेंट काउंट को डायरेक्टली क्यों नहीं कॉल कर लिया? वो इनकैप्सुलेशन की वजह से। अगर आपको याद हो तो इनकैप्सुलेशन के अकॉर्डिंग हम जो आपका जो डायरेक्ट जो स्टूडेंट है, फील्ड है, उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते हैं किसी दूसरी क्लास, मेन क्लास में। ओके, उसको किसी फंक्शन के अंदर रैप करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये किया, ये जो इसको प्राइवेट बना दिया हमने स्टूडेंट को, और इसको हमने ये गेट डिस्प्ले स्टूडेंट काउंट के अंदर रैप कर दिया और बाइंड कर दिया, ये आप ये कह सकते हैं फंक्शन एंड डाटा टुगेदर। और फिर डिस्प्ले स्टूडेंट काउंट को हमने अपनी मेन क्लास में कॉल किया। तो जैसा कि मैंने कहा था, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए आपको ये जो कॉन्सेप्ट हैं कंस्ट्रक्टर का, इंटरफेस का, ये सब पता होना चाहिए, अदरवाइज़ थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी है यहाँ पे कि इनकैप्सुलेशन क्यों यूज़ किया। अब आप बोलोगे कि हम मैथ स्टूडेंट को साइंस स्टूडेंट से कैसे रिप्लेस करें। ठीक है, जो हमारा मेन पर्पस है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। तो अगर आपको मैथ स्टूडेंट, जो हमारी यहाँ पे क्लास बनाई थी हमने, मैथ स्टूडेंट क्लास को साइंस स्टूडेंट क्लास से रिप्लेस करना है, तो आप एक और क्लास बना दो यहाँ पे साइंस स्टूडेंट अलग से, उसमें जो स्टूडेंट इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट कर दो। और फिर यहाँ जो हमारी ऐप कॉन्फ़िग फाइल थी, उसके अंदर आप उस मैथ एक और बीन ऐड कर दो, यहाँ पे ऐट द रेट बीन करके, और मैथ साइंस स्टूडेंट मेथड, बीन मेथड बना के साइंस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो। और ये जो प्राइमरी है वो यहाँ से हटा के उसके ऊपर लगा दो। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर जो भी प्राइमरी होगा उसका ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे स्टूडेंट जो इंटरफेस था वहाँ पे मिलने लग जाएगा। ठीक है, और आपका मेन मेथड में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हुआ क्या, आपका मैथ स्टूडेंट की जगह साइंस स्टूडेंट मिलने लग गया, और आपका यहाँ पे जो कॉल हो जाएगा फंक्शन गेट स्टूडेंट काउंट, वो साइंस स्टूडेंट का हो जाएगा, जो कि हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मेन पर्पस था। तो ये तो थी एक छोटी सी स्टोरी। और अभी भी अगर आप एक बार देखोगे, पूरा का पूरा कोड है, इसमें अभी भी हमें काफ़ी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ऑटो वायर्ड कंपोनेंट कॉन्फ़िगरेशन, ये जो अनोटेशंस हैं, ये थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि हमें नहीं समझ में आ रहे हो। तो मैं आगे आने वाले क्वेश्चनों में फिर इनको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। फिर एक बार इस क्वेश्चन को आप दोबारा विजिट करना, तो आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगा ईच एंड एवरीथिंग। ओके, What are the four ways of implementing dependency injection in Spring? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 तरीके होते हैं हमारे पास इंजेक्ट बीन्स करने के डिपेंडेंसी के थ्रू। ये हैं वो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन, फील्ड इंजेक्शन और मेथड इंजेक्शन। अब जल्दी से मैं इनका कोड दिखा देता हूँ आपके लिए, सिंपल सा। तो सपोज़ हमारे पास एक माई सर्विस क्लास है और इसमें हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, ये प्राइवेट वेरिएबल्स डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के, जो कि डिपेंडेंसी क्लासेस हैं। ठीक है, अब जो इनमें इंजेक्ट करेंगे उसका सबसे जो पहला तरीका है वो है हमारा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू। तो हमने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू जो ये सबसे ऊपर वाली माई अदर सर्विस है, इसकी अदर सर्विस को हमने यहाँ पे पैरामीटर से पास करके ऊपर का जो वेरिएबल है उसमें असाइन कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन काम करता है। अब ध्यान से सुनना,
ये जो है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, ये बेस्ट और रिकमेंडेड अप्रोच है हर जगह, क्योंकि जब भी हम कभी माई सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये जो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा और ये जो डिपेंडेंसी है वो अपने आप इंसर्ट हो जाएगी, तो हमें इसके लिए कुछ अलग से करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। दूसरा है हमारा सेटर इंजेक्शन। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम सर्विस को का पैरामीटर फिर से इंजेक्ट कर रहे हैं और इसको जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था ना, प्राइवेट वेरिएबल, उसमें असाइन कर दे रहे हैं। तो ये भी एक डिपेंडेंसी सेट करने का तरीका है। अब इसका कोड बिल्कुल कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन जैसा ही है, बट ये ऑटोमेटिक नहीं है। मतलब कि यहाँ पे आपको पहले माई सर्विस क्लास का इंस्टेंस बना के फिर इस सेटर को मेथड को कॉल करना पड़ेगा और तब ये जो इंजेक्शन है ये तब एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक नहीं है जैसे कि हमारा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन था जो कि ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाता था। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब ये यूज़फुल कब होता है? जब हमें ऑप्शनल डिपेंडेंसीज़ कोई इंसर्ट करनी होती है। ऑप्शनल मतलब कि हमें कभी चाहिए डिपेंडेंसी, कभी नहीं चाहिए। तो जब हमें चाहिए तब ही हम सेटर मेथड को कॉल करेंगे और डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, ये दूसरा तरीका था। उसके बाद हमारा है मेथड इंजेक्शन। अब ये बहुत ही सिमिलर है सेटर इंजेक्शन के, इसको भी हमें मेथड को कॉल करना पड़ेगा तभी डिपेंडेंसी जो ये वाली है ये इंजेक्ट होगी। ठीक है, मैंने कोड नहीं लिखा है बट हाँ इसका ये मैंने जगह के हिसाब से, बट तभी इंजेक्ट होगी। बट ये हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं। ये जो मेथड इंजेक्शन है ये तब यूज़फुल है जब आपको डायनामिकली या कंडीशनली कोई डिपेंडेंसी इंजेक्ट करनी है, तब आप इस मेथड को कॉल करेंगे और मेथड इंजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक हमारा है फील्ड इंजेक्शन, जो कि हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं बट इसको बहुत ही रेयरली और ना ही यूज़ करते, क्योंकि अगर आप इसके थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेंगे तो वो जो डिपेंडेंसी का जो टेस्ट है, जो हम यूनिट टेस्ट क्रिएट करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्ट, उसमें ये नहीं हो पाएगा, अलग से टेस्ट नहीं कर पाओगे। तो ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो लीस्ट रिकमेंडेड वे है वो ये फील्ड इंजेक्शन है। ठीक है, तो ये थी हमारी ये सारी कहानी 4 इंजेक्शन की। अब हम आगे मैं इनको एक ब्रीफ कर दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इनके यूज़ क्या है। ओके, व्हेन टू यूज़ विच टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, कब आपको कौन सी यूज़ करनी चाहिए अपने उसमें। मैंने काफ़ी कुछ ये पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है बट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि जब आप रिवाइज़ करें तो आसान रहे। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन है, ये हमें तब यूज़ करनी चाहिए है मोस्टली केसेस में जब हमारी जो मैंडेटरी डिपेंडेंसीज़ होती हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन ही आपको डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो जाएगी। सेटर इंजेक्शन है जब हमारी ऑप्शनल डिपेंडेंसीज़ होती है, जब आप सेटर मेथड कॉल करोगे तभी ये इंजेक्ट होगी। ठीक है, उसके बाद है हमारा फील्ड इंजेक्शन, और ये लिमिटेशंस हैं टेस्टेबिलिटी के लिए, अवॉइड करना चाहिए इसे। किसी भी मायने से मुझे नहीं लगता कि ये ठीक यूज़फुल हो सकती हैं किसी केस में। ओके, और चौथा है हमारा मेथड इंजेक्शन, जो कि बहुत कुछ सेटर इंजेक्शन जैसा ही है, और ये तब यूज़ करेंगे जब हमें डिपेंडेंसीज डायनामिकली और कंडीशनली हमें चाहिए जो सर्विसेज हैं। ठीक है, ये सब मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जब आप इंटरव्यू से पहले रिवाइज़ करें तो उसमें बुक से करने से आसान और फास्ट रहता है और आपको भूल ना जाओ ये आंसर आप अपने इंटरव्यूज़ में। ओके, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंपोनेंट एंड कंपोनेंट एनोटेशन इन स्प्रिंग। तो अगर आपको याद हो, जब हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन बनाया था तो ये हमारा कोड था कंपोनेंट स्कूल का। स्कूल एक कंपोनेंट ही है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क कंपोनेंट्स को ये हैंडल करता है। जब भी हमने किसी क्लास के ऊपर ये कंपोनेंट मार्क कर दिया एनोटेशन, उसका मतलब क्या है कि ये पूरा स्कूल एक क्लास एक कंपोनेंट है। ठीक है, यहाँ भी आप देख रहे हो मैथ स्टूडेंट के ऊपर कंपोनेंट मार्क कर दिया, तो ये मैथ स्टूडेंट क्लास भी है, कंपोनेंट भी है, क्योंकि स्प्रिंग कंपोनेंट्स को मैनेज करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कंपोनेंट का मतलब? कंपोनेंट का मतलब कि जब आप ये प्रोग्राम रन करोगे ना, तो जो आपके सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं वो एक लाइफ साइकिल स्टेजेस से होके गुजरेंगे स्प्रिंग कंटेनर में। ठीक है, तो इसलिए हम कंपोनेंट का वो होता है। अगर आप कंपोनेंट यहाँ नहीं लिखोगे
तो आपकी एरर आ जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग इनको पहचान ही नहीं पाएगा कि ये है क्या, भी कंपोनेंट नहीं है तो क्या है। स्प्रिंग तो कंपोनेंट को मैनेज करता है। ठीक है, ग्रेट, ये था आंसर। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख भी दी है कि कंपोनेंट एनोटेशन क्यों यूज़ करते हैं और कंपोनेंट होता क्या है, ताकि जब भी आप रिवाइज करने की कोशिश करो तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब जैसा मैंने बताया कि स्प्रिंग में दो चीज़ें होती हैं, एक तो कंपोनेंट होते हैं और एक बीन होती है। तो वो बीन क्या होती हैं, बीन और कंपोनेंट क्या सेम होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वो मैं अपकमिंग क्वेश्चन में समझाऊंगा। What are bean and bean annotation? What is the difference between bean and a component? ओके, शॉर्ट आंसर तो ये है आपका कि बीन जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक है स्प्रिंग का। पर मैं कोड की मदद से जल्दी से समझाता हूँ। ठीक है, ये कोड है हमारा मैथ स्टूडेंट क्लास का, राइट। और उसके बाद ये है हमारा ऐप कॉन्फ़िग क्लास का भी कोड है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। देखो, मैथ स्टूडेंट जो है वो एक कंपोनेंट भी है, क्योंकि कंपोनेंट से मार्क कर रखा है, राइट। और हर कंपोनेंट एक स्प्रिंग फ्रेमवर्क में एक बीन भी होता है, हर कंपोनेंट एक बीन होता है। ठीक है, बट हर बीन एक कंपोनेंट होना ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आप ये ऐप कॉन्फ़िगरेशन फाइल देख रहे हैं, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये मैथ स्टूडेंट एक बीन मेथड है। ठीक है, अब ये बीन मेथड है, ये बीन रिटर्न कर रहा है, पर ये कंपोनेंट नहीं है। ये एक बीन है, बट ये क्योंकि ये बीन से एनोटेट कर रहे हैं हम इसे, तो ये एक बीन तो है, पर ये एक कंपोनेंट नहीं है। तो सारे कंपोनेंट तो बीन होते हैं, बट बीन कंपोनेंट, हर बीन कंपोनेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखी है। ए स्प्रिंग बीन इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ इंस्टेंशिएटेड, कन्फिगर्ड एंड मैनेज्ड बाय द आईओसी कंटेनर। तो आप बीन को एक ऑब्जेक्ट की तरह भी समझ सकते हैं कि वो एक ऑब्जेक्ट की तरह होता है और आईओसी कंटेनर उसको मैनेज करता है। दीज बीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, और ये जो बीन एनोटेशन है इसकी डेफिनेशन क्या है? बीन एनोटेशन इन स्प्रिंग इज़ यूज टू इंडिकेट दैट ए मैथड इज़ ए बीन मैथड। तो यहाँ पे हमारा जो है मैथ स्टूडेंट और जो है साइंस स्टूडेंट है, ये बीन मैथड है। बीन मैथड क्या करते हैं? आपका बीन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिटर्न करते हैं। तो ये साइंस स्टूडेंट भी एक बीन था। यहाँ से हम जो न्यू साइंस स्टूडेंट करके कर रहे हैं, ये एक बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, राइट, जिसको हम रिटर्न कर रहे हैं। तो ये बीन मेथड का पर्पस होता है, क्या करता है? रिटर्न से बीन टू बी मैनेज्ड बाय द स्प्रिंग कंटेनर। तो ये जो भी बीन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ये स्प्रिंग कंटेनर मैनेज करेंगे। व्हाट आर द वेज टू डिफाइन ए बीन इन स्प्रिंग? तो जैसा कि आपको पता है कि बीन्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं स्प्रिंग में। ठीक है, अब बीन क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो कैसे कैसे होते हैं? जो सबसे पहला तरीका होता है बीन क्रिएट करने का, वो होता है आपका कंपोनेंट एनोटेशन, जैसा मैंने बताया। ठीक है, ये एक बीन क्रिएट करेगा और ये बहुत ही जर्नल पर्पस बीन है, आप किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड वे होता है हमारा सर्विस एनोटेशन। ये भी एक बीन ही क्रिएट करेगा, और ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बिजनेस लॉजिक क्रिएट करना होता है। ठीक है, जो आपकी इनसाइड द एप्लीकेशन, बेसिकली बिजनेस लॉजिक का मतलब जो फंक्शनैलिटी होती है आपकी एप्लीकेशन की। बैंक की एप्लीकेशन है तो बैंक से रिलेटेड जो भी बस फंक्शनैलिटीज़ हैं। ओके, थर्ड, हमारा रिपॉजिटरी एनोटेशन यूज़ कर सकते हैं, और रिपॉजिटरी हम यूज़ करते हैं डेटाबेस ऑपरेशंस जो अभी आप परफॉर्म करते हैं उनके लिए। उसके बाद कंट्रोलर एनोटेशन यूज़ करते हैं, और ये भी बीन क्रिएट करेगा, और कंट्रोलर क्या करता है? एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। ठीक है, तो ये हैं हमारे चार एक टाइप के। अब इसके अलावा हम कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन यूज़ करते हैं, जो कि हमारा ऐप कॉन्फ़िग क्रिएट करेगा, जिसमें हम करेंगे ऐप कॉन्फ़िग क्रिएट, जिसके अंदर हम बीन मेथड क्रिएट करेंगे यूजिंग द बीन एनोटेशन। तो ये भी आपका एक जो बीन मेथड है वो भी एक टाइप की बीन ही है, जो कि एक बीन ही रिटर्न करती है। कंफ्यूज मत होना यहाँ पे बिल्कुल भी। तो ये क्या करेगी? बीन रिटर्न करेंगे आपके बीन मेथड। ऑल राइट, तो ये तो थी हमारी सारी की सारा वेज टू डिफाइन ए बीन। ऑल राइट, और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि एक टाइप की तो ये हो गई जो कंपोनेंट सर्विस रिपॉजिटरी कंट्रोलर,
और दूसरी हमारी कॉन्फ़िगरेशन ऑन बीन एनोटेशन, ये भी हमारी बीन ही रिटर्न करती है। तो ये मैंने लिखा इसलिए ताकि जब आप रिवाइज़ करो बुक से तो 1-2 सेकंड में रिवाइज़ हो जाए और आप इंटरव्यू में भूलो ना ये आंसर्स। व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ ए बीन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कोड के हिसाब से समझाऊंगा कि लाइफ साइकिल क्या है। सपोज़ ये आपका एक कंपोनेंट है स्कूल, और आपका पूरा का पूरा कंपोनेंट कोड है यहाँ पे। ठीक है, अब र- एक बात ध्यान रखना कि बीन क्या है, इज़ ए काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली। ठीक है, तो बेसिक लाइफ साइकिल समझते हैं स्प्रिंग बीन की फ्रॉम दिस स्कूल कोड। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे हम जो एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, आईओसी कंटेनर क्रिएट करेंगे। ये बीन लाइफ साइकिल अभी स्टार्ट नहीं हुई, इसके बाद होगी। जो ये नेक्स्ट लाइन है हमारी स्कूल कोड का, ये पूरा का पूरा, इसमें अब हमारे 3 स्टेप हो रहे हैं बीन लाइफ साइकिल के। पहला, बीन इंस्टेंशिएट हो रही है इस कोड से। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या हो रहा है, डिपेंडेंसी, ये जो इसी कोड से आपका ये कॉल हो जाएगा कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर रहे हैं ये स्टूडेंट किसमें, स्कूल क्लास में कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ठीक है, उसके बाद बीन इनिशियलाइज्ड हो जाएगा, ये जो आप ये वाला है ना स्कूल डॉट क्लास, इससे बीन इनिशियलाइज हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, बीन आप यूज़ कर लोगे। ठीक है, स्कूल जो आपकी बीन क्रिएट हुई है स्कूल, उसको आप यूज़ करोगे, उसका फंक्शन कॉल करोगे, राइट। और लास्ट स्टेप क्या होगा कि जब आपका ट्राई ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा तो बीन अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये हमारे 6 स्टेप हैं जो कि बीन लाइफ साइकिल के हैं। इनको हम तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी जगह देखा है कि अलग अलग तरीके से, बस ये सिंप्लीफाइड सिंपल स्टेप्स हैं। अगर आप इनको डिटेलिंग में जाओगे तो फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट ये सिंपल स्टेप्स हैं, मिनिमम स्टेप्स हैं। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे लिखे हैं, और मैंने सब के बारे में एक एक लाइन भी लिख दी है, ताकि जब भी आप रिवाइज करो अगर इन केस बुक से, तो फटाफट रिवीजन हो जाए विदाउट लुकिंग एट द वीडियो अगेन एंड अगेन, और ये आंसर आपको फिर भूलेगा नहीं आपके इंटरव्यू में। व्हाट आर ऐप कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िगरेशन एंड कंपोनेंट स्कैन एनोटेशंस? तो ऐप कॉन्फ़िग फ़ाइल क्या है, ये रही हमारी ऐप कॉन्फ़िग फ़ाइल यहाँ पे। ये हम इसको हम स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल भी कहते हैं। आंसर भी मैंने यहाँ लिखा है, ऐप कॉन्फ़िग फ़ाइल इज़ स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन क्लास दैट डिफाइन बीन्स। ओके, इसके अंदर देख रहे हो आप, सब हम बीन्स ही डिफाइन कर रहे हैं। ये भी बीन है, ये भी बीन है, बीन मेथड्स हैं। ओके, उसके बाद हमारी सेकंड थी क्या, कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन। इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी है, configuration is an annotation in the Spring used to indicate that the class declares one or more bean methods। ठीक है, एक से ज़्यादा बीन मेथड्स हम यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन बताता है। उसके बाद कंपोनेंट स्कैन एनोटेशन, ये क्या करता है, ये क्या करता है, इज़ यूज टू इंडिकेट दैट स्प्रिंग विल ऑटोमेटिकली स्कैन। ये कॉम डॉट एग्जाम्पल जो हमारा पैकेज है, इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स को स्कैन करने का काम है, कंपोनेंट स्कैन का। ठीक है, और मतलब काम नहीं है, ये स्प्रिंग को बता रहा है, ये जितनी भी एनोटेशंस होते हैं ये एक बताते हैं आपके फ्रेमवर्क को कि भाई ये कॉम डॉट एग्जाम्पल को स्कैन कर दो, करता आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो स्कैन करेगा और उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको रजिस्टर कर लेगा ऐसे बीन। ठीक है, तीनों की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी भी हुई है बुक में, ताकि आपकी जो रिवीजन रहे वो सिंपलर और फास्टर रहे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्राइमरी एनोटेशन इन ऐप कॉन्फ़िग? तो मैंने आपको जो एग्जांपल कोड एक पहले बताया था डिपेंडेंसी इंजेक्शन में, ये स्कूल का कंपोनेंट था, राइट, स्कूल कंपोनेंट का कोड है, सेम कोड है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि हम क्लास, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, मैथ स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट, ये कहीं भी हमने मेंशन नहीं किया है इस पूरी स्कूल क्लास में। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ स्टूडेंट इंटरफेस के थ्रू यहाँ से इंजेक्ट होगा उसी का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब ये मैथ स्टूडेंट है, साइंस स्टूडेंट है, ये कहाँ पे डिसाइड होगा, ये आपकी ऐप कॉन्फ़िग में डिसाइड होगा। ये आपकी ऐप कॉन्फ़िग है, इसमें दोनों है हमारे पास, मैथ स्टूडेंट बीन मेथड है और साइंस स्टूडेंट बीन मेथड है। ठीक है, मैथ स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, साइंस स्टूडेंट। अब इन दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे स्टूडेंट इंटरफेस को मिलेगा, ये डिसाइड होगा बेस्ड ऑन द प्राइमरी एनोटेशन।
जिस भी बीन मेथड के ऊपर प्राइमरी एनोटेशन होगा उसी का मैथ ऑब्जेक्ट जो है, जैसे इस केस में हमारा मैथ स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ऊपर स्टूडेंट को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है, अगर हम इस प्राइमरी को उठा के साइंस स्टूडेंट के ऊपर लगा देंगे तो साइंस स्टूडेंट का मिलने लग जाएगा, स्कूल क्लास में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, और मैंने इसकी डेफिनेशन भी यहाँ लिख दी है। प्राइमरी एनोटेशन मार्क्स मेथड बीन एज द प्राइमरी बीन्स टू बी इंजेक्टेड व्हेन मल्टीपल बीन्स ऑफ द सेम टाइप आर प्रेजेंट। तो मल्टीपल, अगर एक ही पड़ा है आपके पास यहाँ पे बीन मेथड मैथ स्टूडेंट, तो फिर प्राइमरी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही प्राइमरी है। पर मल्टीपल है तब आपको प्राइमरी लगाना पड़ता है। बहुत ही एक छोटा सा क्वेश्चन है, डू वी नीड प्राइमरी एनोटेशन इफ़ देर इज़ ओनली वन बीन मेथड। और ये आपको मैंने बता चुका हूँ पहले ही कि अगर आपकी ऐप कॉन्फ़िग में खाली एक ही बीन है, बीन मेथड है, तो प्राइमरी एनोटेशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ही प्राइमरी एनोटेशन प्राइमरी बीन मेथड है, क्योंकि एक एक ही है। ठीक है, सेम थिंग मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। व्हाट इज़ स्प्रिंग आईओसी कंटेनर, व्हाट इज़ एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। काफ़ी कुछ मैं पहले बता चुका हूँ, बट यहाँ पे इसको समराइज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास एक स्कूल क्लास कोड था जो मैंने आपको पहले से बताया शुरू से। इसके अंदर आप यहाँ देख रहे हैं ना, हम एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है यही हमारा जो ऑब्जेक्ट कह लो इसको, यही हमारा क्या है, आईओसी कंटेनर है। ठीक है, डेफिनेशन भी मैंने यहाँ लिख दी है। स्प्रिंग आईओसी कंटेनर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग बीन्स बेस्ड ऑन द कन्फिग्रेशन प्रोवाइडेड इन ऐप कॉन्फ़िग। तो ये जो आपका बीन्स होती हैं, जितनी भी स्कूल बीन होगी, ये जो कॉन्टेक्स्ट है यही मैनेज करेगा, यही उनको लेके आएगा बीन्स को, यही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, बीन्स क्रिएट करेगा, तो यही करेगा कंटेनर। ठीक है, अब ये एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसको हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये इनबिल्ट क्लासेस हैं, यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इज द इनबिल्ट क्लासेस, सेट ऑफ इनबिल्ट क्लासेस हैं प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग फ्रेमवर्क फॉर क्रिएटिंग योर आईओसी कंटेनर कॉन्टेक्स्ट। तो जो कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए इस क्लास की मदद लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंटेनर और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। व्हाट इज़ एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होता है कि हमारे पास एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल इस तरीके से फाइल है, और ये एक अल्टरनेटिव है ऐप कॉन्फ़िगरेशन जावा फाइल का। ओके, और ये मैंने इसका आंसर भी लिखा हुआ है। XML based configuration in Spring refers to the traditional approach of configuring Spring beans and their dependencies using the XML files। तो टिपिकली एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल नाम होता है। अब ये हम यूज़ नहीं करते, अब ये एक ओल्ड अप्रोच है। अब हमारे पास एक ऐप कॉन्फ़िग तरीका है जो कि मोर एडवांस है, उसमें मोर वर्सटाइल है, ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। तो ये एक पुराना तरीका है, बट मैंने फिर भी बता दिया कि हो सकता है पुराने प्रोजेक्टों में अभी भी यूज़ हो रहा हो। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ऑटो वायर्ड एनोटेशन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा स्कूल कोड का कोड था, सेम टू सेम कंपोनेंट का यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान है आपको, ये हमने ऑटो वायर्ड यूज़ किया था यहाँ पे एनोटेशन। पर्पस क्या है इसका, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के ऊपर लगा रखा है, स्कूल कंस्ट्रक्टर के ऊपर। पर्पस ये है, सपोज़ ये तो हमारा यूज़ किया, सपोज़ आप इसको यूज़ नहीं करते हो ऑटो वायर्ड को, तो सेम कोड आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ये भी सेम स्कूल कंपोनेंट है, सेम एवरीथिंग सेम है, बट यहाँ पे हमने ऑटो वायर्ड को यूज़ नहीं किया है इस कंस्ट्रक्टर के ऊपर। ना करने की वजह से हमें यहाँ पे जो मैनुअल इंजेक्शन है, ये वाला लाइन का कोड देख रहे हो आप, ये मैनुअल इंजेक्शन का कोड हमें अलग से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम ऊपर कंस्ट्रक्टर में डिपेंडेंसी जा रही है ना, वो कॉल तभी होगी जब आप ये कोड लिखोगे। अगर आपने ऑटो वायर्ड यूज़ नहीं किया है तो मतलब ऑटो वायर्ड यूज़ करोगे तो आपका जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा और स्टूडेंट की जो डिपेंडेंसी है वो अपने आप इंजेक्ट कर देगा। आपको ये मैनुअल इंजेक्शन का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है तब। तो चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है ऑटो वायर्ड ने, ठीक है, थोड़ा सा कोड छोटा कर दिया है। बेसिकली आपकी जो डिपेंडेंसी है
वो ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर देगा कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। नहीं तो आपको कोड लिखना पड़ेगा मैनुअल इंजेक्शन का। अब मैंने डेफिनेशन अगली लाइन में यहाँ पे साफ साफ लिख भी दी है, ताकि सेम चीज़ लिखी है, ऑटोमेटिकली इंजेक्ट डिपेंडेंसीज इनटू स्प्रिंग मैनेज्ड बीन्स एलिमिनेटिंग द नीड्स फॉर मैनुअल इंस्टेंशिएशन। लिखी इसलिए है ताकि जब आप बुक से रिवाइज करो तो 2-3 सेकंड में ही एक बार देख के आपका रिवीजन हो जाए, और जो इंटरव्यू से पहले बहुत ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ हम इंटरव्यूज़ में आंसर फॉरगेट कर देते हैं, तो इसलिए लिखा है, ठीक है। What is the scope of a bean? What is the default scope of a bean? देखो होता क्या है कि जब भी आप एक स्प्रिंग में कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करते हो, ठीक है, ऐप कॉन्फ़िग जो हम यूज़ करते हैं, इनसाइड इसके हम जो बीन मेथड होता है हमारा, जैसे साइंस स्टूडेंट बीन मेथड है, और ये एक साइंस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न कर रहा है, ठीक है, न्यू साइंस स्टूडेंट करके रिटर्न कर रहा है। अब स्कोप का मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है ये कितनी देर तक आपकी एप्लीकेशन में एग्जिस्ट करेगा, या इसके कितने इंस्टेंस क्रिएट होंगे आपकी एप्लीकेशन में इस बीन के। एक्चुअली मैं बार बार ऑब्जेक्ट कहता हूँ, बट ये बीन और ऑब्जेक्ट सेम ही चीज़ है, बीन हम स्प्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, ठीक है। और जो आपका ये बीन रिटर्न करेगा ये आपका IUC कंटेनर में कितना देर तक रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि जैसे आपकी एप्लीकेशन आपने रन करी, तो साइंस स्टूडेंट क्लास का जो बीन इंस्टेंस क्रिएट हुआ, उसको जो HTTP रिक्वेस्ट आई वो कितनी देर तक कैरी करेगा। तो अगर एक ही इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो इसका मतलब ये सिंगलटन बीन है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसका स्कोप जो है, हम जो स्कोप कीवर्ड का यूज़ करते हैं, नोटेशन का यूज़ करते हैं यहाँ पे बताने के लिए कि सिंगलटन है या कोई और टाइप का स्कोप है। तो अगर कुछ नहीं यहाँ पे है तो इसका मतलब है कि सिंगलटन है, इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर कोई और रिक्वेस्ट वगैरह स्कोप है तो लिखने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। आंसर क्या है, स्कोप क्या होता है, ये जो मैंने आपको समझाया, स्कोप ऑफ ए बीन इन स्प्रिंग रिफर्स टू द लाइफ साइकिल एंड विजिबिलिटी ऑफ द बीन इंस्टेंसेस। For example, how many instances of a bean are created and managed by the Spring IOC container, ठीक है। सिंगलटन इज़ द डिफ़ॉल्ट स्कोप ऑफ ए बीन, लिखा भी हुआ है बुक में, कभी रेफ़र करना हो रिवीजन के लिए तो बुक यूज़ कर सकते हैं। What are the different types of Spring Bean scope? What is scope annotation? ठीक है, तो ये है हमारी ऐप कॉन्फ़िग फाइल, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिंगलटन हो सकता है, बट और भी टाइप के हो सकते हैं। क्या क्या टाइप है हमारे यहाँ पे, सबसे पहले टाइप ऑफ स्कोप में जो है 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमारा सिंगलटन, कुछ इस तरीके से हम उसको मेंशन कर सकते हैं जैसा किया हुआ है। फिर प्रोटोटाइप स्कोप होता है, रिक्वेस्ट स्कोप, सेशन स्कोप, और फाइनली हमारा एप्लीकेशन स्कोप, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि कब कौन सा यूज़ करना चाहिए हमें यहाँ पे स्कोप एनोटेशन के साथ, ठीक है। तो ये मैं आपको अपकमिंग क्वेश्चंस में एक एक करके बताऊंगा कि कब कौन सा यूज़ करना चाहिए। व्हाट इज़ सिंगलटन स्कोप? सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्कोप फॉर ए बीन जो होता है यही होता है, ठीक है। सिंगलटन स्कोप का मैं थोड़ा पहले भी बता चुका हूँ, सिंगल बीन रहेगी आपकी थ्रू आउट द एप्लीकेशन। यहाँ पे मैं डायग्राम की मदद से जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा एकदम। सपोज़ आपके पास एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हो, जैसे कि अमेज़ॉन, ठीक है। उसमें आपके पास प्रोडक्ट्स, ऑर्डर और पेमेंट करके जो कुछ मॉड्यूल्स हैं उस एप्लीकेशन के अंदर, तो ठीक है। अब सपोज़ आपके एक यूज़र ने लॉगिन किया आपकी एप्लीकेशन में, उसने रिक्वेस्ट भेजी अपने वहाँ क्लाइंट से बैठ के, और आपके एप्लीकेशन में आई रिक्वेस्ट। तो जब वो प्रोडक्ट्स में आई वो रिक्वेस्ट, तो सबसे पहले क्या होगा कि यूज़र जब कोई रिक्वेस्ट भेजेगा तो सबसे पहले एक यूज़र क्लास का यूज़ होके उस यूज़र का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जिसमें कि उस यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन होगी, नेम, ईमेल, ठीक है। अब वो जो ऑब्जेक्ट बना, वो सबसे पहले जब वो यूज़र सपोज़ अभी प्रोडक्ट सर्च कर रहा है ई-कॉमर्स एप्लीकेशन में, अमेज़ॉन में, तो वो यूज़र ऑब्जेक्ट क्या होगा वहाँ पे रहेगा, ठीक है, बीन1 की फॉर्म में। ऑलराइट, फिर क्या होगा, वही यूज़र ऑब्जेक्ट या बीन1 हमारा जब वो यूज़र ऑर्डर कर रहा होगा, जैसे कि ऑर्डर प्लेस कर रहा होगा, उस मॉड्यूल में भी वो रहेगा, सेम बीन1। सेम बीन1 फिर हमारा पेमेंट, जब यूज़र पेमेंट पे क्लिक करेगा और पेमेंट पे कर रहा होगा,
तब भी वहाँ पे बीन 1 रहेगा। ठीक है, देख रहे हो आप, ऑब्जेक्ट सेम ही है, बीन सेम ही चल रही है। अब यूज़र दूसरा आया, उसने आपका दूसरी रिक्वेस्ट भेजी, अगर सिंगलटन आप फॉलो करते हो यूज़र के लिए तो वो सेम बीन 1 इस यूज़र के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। हालांकि आइडियली डिफरेंट यूज़र्स के लिए डिफरेंट होना चाहिए, बट मैं ये जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, कि हमारा बीन 1 ही मल्टीपल मॉड्यूल्स में भी सेम ही रह रहा है, मल्टीपल रिक्वेस्ट में भी सेम ही रह रहा है। ठीक है, ये था हमारा आइडिया, और मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख दी है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया बेसिकली वही लिखी है। When a bean is configured to have singleton, Spring IOC will contain one instance of the bean, और सबसे बड़ा reuse the same instance every time the bean is requested through the lifetime of the application। क्वेश्चन भी है, डायग्राम भी है, आंसर भी है, थ्योरी भी है, सब कुछ बुक में। When to use singleton scope, what are its pros and cons? भाई यूज़ कब करना है, फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये भी देख लेते हैं जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये मैंने आपको डायग्राम समझाया था सिंगलटन स्कोप का पहले क्वेश्चन में। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज है परफॉर्मेंस। ओके, क्योंकि आप एक ही बीन यूज़ कर रहे हो पूरी थ्रू आउट द एप्लीकेशन, तो आपको बार बार मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल मॉड्यूल्स रिक्वेस्ट के लिए अलग अलग बीन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और उससे क्या होगा कि जो आपका परफॉर्मेंस यूज़ होता है ना, मेमोरी यूज़ होती है बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट बीन क्रिएट करोगे तो मेमोरी में कहीं रहेंगे हो। ठीक है, तो एक ही यूज़ कर रहे हो तो एक ही काम कर जाएगा। तो ये है इसका एडवांटेज, बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस। ठीक है, लिख भी दिया है मैंने। अब डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या होता है कि कभी कभी हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन होती है। मल्टी थ्रेडेड में क्या होता है, जो हमारे मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं एक एप्लीकेशन में, वो एक कॉमन रिसोर्स, कॉमन कुछ क्लास है, कोई रिसोर्स है, डेटाबेस है, उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर आपका उसमें एक ही इंस्टेंस रहेगा ना, तो क्या होगा कि वो जो डाटा करप्ट हो सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है कुछ इनकरेक्ट तरीके से। ठीक है, तो उस केस में, मल्टी थ्रेडेड केस में, आपको एक ही बीन से काम नहीं चलाना चाहिए, मल्टीपल बीन्स, क्योंकि डिफरेंट बीन रहेंगे तो वो अलग अलग तरीके से डिफरेंट थ्रेड्स के लिए काम कर लेंगे, एक बीन से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थ्रेड सेफ्टी के पर्पस से जो है हमारा डिसएडवांटेज है। अब यूज़ क्या है, यूज़ हम बहुत बड़ा यूज़ है, जो भी हमारी स्टेटलेस एप्लीकेशंस हो सकती हैं या रेस्ट वेब सर्विसेज हो सकती हैं जावा में बनी हुई। स्टेटलेस मतलब क्या होता है कि आपका जो क्लाइंट और सर्वर है वो कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता है रिक्वेस्ट जब आती जाती रहती हैं तो, क्योंकि रिक्वेस्ट के पास अपना रिक्वेस्ट कोई भी डाटा मेंटेन नहीं करती हैं, वो हर रिक्वेस्ट एक नई रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, स्टेटलेस के केस में तो वहाँ पे आपका सिंगलटन स्कोप बहुत अच्छे से काम करेगा, बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। व्हाट इज़ प्रोटोटाइप स्कोप? तो फिर से एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन का एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट्स ऑर्डर पेमेंट हमारे पास मॉड्यूल है। अब सपोज़ हमारी एप्लीकेशन में किसी ने एक रिक्वेस्ट भेजी ई कॉमर्स में। ठीक है, अब ये बीन 1 क्रिएट हुआ यूज़र क्लास से, किसी कोई भी मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, बीन क्रिएट हुआ, उसको हमने बीन 1 बोला। अब ये प्रोडक्ट्स में यूज़ हुआ, बट जब ये रिक्वेस्ट आपका ऑर्डर में जाएगी तो वहाँ पे ये बीन 1 नहीं होगा, वहाँ पे उसके लिए उस मॉड्यूल में काम करेगा बीन 2, मतलब डिफरेंट मॉड्यूल में डिफरेंट बीन क्रिएट होगी। ठीक है, चाहे तो वो सेम ही क्लास की क्रिएट हो रही हो, जैसे यूज़र क्लास की या हो, पर डिफरेंट क्रिएट होगे नया ऑब्जेक्ट। सेम पेमेंट में भी एक बीन 3। ठीक है, सेम अगर आपका कोई दूसरा यूज़र रिक्वेस्ट भेज रहा है तो एक नया बीन क्रिएट होगा यूज़र क्लास का बीन 4, सेम यूज़र क्लास का बीन 5, सेम बीन 6। तो मतलब अलग अलग क्रिएट हो रही हैं बीन, चाहे तो सेम क्लास की हो रही हैं। तो ये डिफरेंट है, ये प्रोटोटाइप। ठीक है, अलग मॉड्यूल अलग रिक्वेस्ट के लिए अलग बीन क्रिएट होगी। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख भी दी है कि क्रिएट ए न्यू इंस्टेंस ऑफ द बीन ईच टाइम इज़ रिक्वेस्टेड और इंजेक्टेड। ठीक है, ये जो प्रोटोटाइप स्कोप है ये शेयर नहीं होती हैं बीन्स इसमें। ठीक है, बीन्स आर नॉट शेयर्ड, नई बीन्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें यूज़ कब करते हैं हम इसे। व्हेन टू यूज़ प्रोटोटाइप स्कोप, व्हाट आर इट्स प्रॉज एंड कॉन्स?
तो मैंने पहले ही बताया प्रोटोटाइप स्कोपिंग होती क्या है। नई बीन क्रिएट होगी हर मॉड्यूल में और हर रिक्वेस्ट में, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है इसका कि जो हमारी स्टेटफुल एप्लीकेशन होती हैं, जहाँ पे कि हमारे क्लाइंट और सर्वर जो हैं कुछ डाटा मेंटेन करते हैं, सेशन मेंटेन करते हैं, और रिक्वेस्ट उन डाटा को, मतलब कहने का मतलब जो एक रिक्वेस्ट होती है ना, वो अपनी प्रीवियस रिक्वेस्ट की इन्फॉर्मेशन होती है उसमें, तो वो स्टेटफुल केस होता है। तो उस केस में आप का जो ये प्रोटोटाइप स्कोपिंग है, हालांकि अच्छी बात नहीं है स्टेटफुल एप्लीकेशंस, ये एक अलग ही कहानी है। स्टेटलेस एप्लीकेशन अच्छी होती है। तो अगर स्टेटफुल हैं तो उस केस में जो आपका प्रोटोटाइप स्कोप है, आप क्योंकि अलग अलग बीन्स क्रिएट कर रहे हो, तो जो डाटा करप्शन के जो चांसेस हैं ना अलग अलग बीन्स में, वो नहीं होगा, क्योंकि आपका शेयरिंग बहुत होगा रिक्वेस्ट में डाटा का, ठीक है। डिसएडवांटेज ये होता है परफॉर्मेंस, क्योंकि जो हमें सिंगलटन से परफॉर्मेंस मिल रहा था एक ही बीन से, यहाँ पे सेपरेट बीन्स हैं, मल्टीपल बीन्स हैं, वो सब आपकी मेमोरी में स्पेस खा रही हैं, तो इसलिए आपका वो डिसएडवांटेज है। बहुत ही बड़ा एडवांटेज है ये आज के टाइम में लो परफॉर्मेंस एप्लीकेशन होना, ठीक है। यूज़ कब करते हैं हम इसे, जैसे मैंने बताया स्टेटफुल एप्लीकेशन में, जहाँ पे जो है डाटा शेयर हो रहा है रिक्वेस्ट के बीच में। तो उसमें क्या होता है कि मैंने बताया कि करप्ट होने के चांसेस कम होते हैं अगर आप अलग अलग बीन यूज़ कर रहे हैं। एक ही बीन यूज़ कर लोगे, वही डाटा मल्टीपल रिक्वेस्ट में वो कर रही है, शेयर कर रही है, तो वहाँ पे डाटा करप्ट हो जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये था आंसर इस क्वेश्चन का। व्हाट इज़ रिक्वेस्ट स्कोप, व्हेन टू यूज़ इट। तो सेम एक हमारे पास एग्जांपल है ई कॉमर्स एप्लीकेशन का, उसमें हमारे पास 3 मॉड्यूल हैं, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर और पेमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई यूज़र रिक्वेस्ट भेजेगा इस तरीके से, और एक यूज़र क्लास का फॉर एग्ज़ाम्पल एक बीन1 क्रिएट होता है कुछ इस तरीके से। अब यही बीन अगर तो हमारी सेम रिक्वेस्ट है तो यही बीन हमारा चलेगा, बीन1 तीनों मॉड्यूल्स में हमारा सेम ही बीन चलेगा, ठीक है। बट अगर कोई अदर यूज़र रिक्वेस्ट भेजता है कुछ इस तरीके से, तो उसके लिए एक बीन2 करके नया बीन इंस्टेंस क्रिएट होगा। अब ये बीन2 हमारा स्पेसिफिक रहेगा रिक्वेस्ट 2 के लिए, ठीक है, चाहे मॉड्यूल्स में हम बढ़ते जाएं, बट इस रिक्वेस्ट के लिए ये बीन2 रहेगा। तो ये भी बहुत एक अच्छा स्कोप है जब आप रिक्वेस्ट के हिसाब से अपनी बीन्स को मैं अलग अलग रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने रिक्वेस्ट स्कोप होता क्या है ये लिख दिया है, क्रिएट ए न्यू इंस्टेंस ऑफ द बीन फॉर ईच HTTP रिक्वेस्ट। और यूज़ कब होता है, जहाँ पे गुड फॉर एप्लीकेशन विच मेंटेन स्टेट और डाटा स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल HTTP रिक्वेस्ट के हिसाब से हमें अलग अलग बीन चाहिए, तो आप अपनी जो स्कोप एनोटेशन है उसमें रिक्वेस्ट स्कोप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन का आंसर, और यहाँ पे बुक में प्रेजेंट है ताकि जब आप इंटरव्यू में जाएं तो इसे भूल ना जाएं। व्हाट इज़ स्प्रिंग AOP। तो एक एग्जाम्पल और डायग्राम की मदद से पूरा कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं, ठीक है। सपोज़ आप एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं और आप स्प्रिंग AOP नहीं यूज़ कर रहे हैं। ये आपकी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। इसमें आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लॉजिक लेयर, डाटा एक्सेस लेयर, कोई भी लेयर हो सकती है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो प्रेजेंटेशन लेयर है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके अंदर आप कुछ लॉगिंग का कोड लिखेंगे, राइट, कुछ लॉग करने के लिए। कुछ आप सिक्योरिटी से रिलेटेड कोड लिखेंगे अपनी प्रेजेंटेशन लेयर को सिक्योर बनाने के लिए। कुछ ट्रांजेक्शन्स होंगे आपकी एप्लीकेशन में, जस्ट एग्जांपल है, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं इस तरह की सर्विसेज। अब सेम टाइप का कोड आप अपने बिजनेस लॉजिक लेयर में भी लिखेंगे, लॉगिंग, सिक्योरिटी, ट्रांजेक्शन का, और सेम आप डाटा एक्सेस लेयर में भी लिखेंगे। तो हो क्या रहा है, अब ध्यान से सुनना। ये तो था विदाउट AOP, ठीक है। अगर आप AOP यूज़ करते हैं, स्प्रिंग AOP, तो ये आपका सेम प्रोजेक्ट है विद AOP। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अलग अलग कोड नहीं लिखेंगे आप। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉगिंग का एक ही कोड लिखेंगे सेपरेटली, और उसको तीनों में यूज़ करेंगे, प्रेजेंटेशन में भी, बिजनेस लॉजिक में भी, और डाटा एक्सेस में भी। मतलब आपका सिंगल सेम कोड हर तीनों लेयर में यूज़ हो रहा है, मतलब रीयूजेबिलिटी हो रही है, क्योंकि एक ही कोड मल्टीपल प्लेसेस में यूज़ हो रहा है, राइट।
सेम चीज़ आप किसके साथ करेंगे, सिक्योरिटी के साथ, और सेम चीज़ आपका ट्रांजेक्शन के साथ करेंगे। तो ये स्प्रिंग एओपी जो है ये इस चीज़ को और अच्छा करता है, ठीक है, उसके फीचर्स देता है कि आप कैसे बेहतर कर सकें। और जो ये हम लॉगिंग, सिक्योरिटी, ये फीचर्स हैं, इनको हम कहते हैं क्रॉस कटिंग कंसर्न्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देख रहे हो ये क्रॉस कर रहे हैं, ये लॉगिंग फीचर ये तीनों प्रेजेंटेशन बिजनेस डाटा को क्रॉस कर रहा है, तो ये क्रॉस कटिंग कंसर्न्स होते हैं, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन दिखा देता हूँ अब। ये क्रॉस कटिंग कंसर्न्स यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने। Spring AOP, which stands for Aspect Oriented Programming, allows you to separate cross-cutting concerns from the business logics or any other layer of your application. ठीक है, सेपरेट करता है आपको अपनी प्रेजेंटेशन में सारे कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कोड लिखो, सेपरेटली लिखो क्रॉस कटिंग कंसर्न्स को, ठीक है, उन्हें यूज़ करो अपनी लेयर्स में, ठीक है। तो लिखा इसीलिए है, यहाँ पे डेफिनेशन भी है, डायग्राम भी है इस बुक में, ताकि जब आप इंटरव्यू से पहले अगर रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़े तो ये स्क्रीन देख के, बुक देख के आपका 2 सेकंड में रिवाइज़ हो जाए और आप इस क्वेश्चन को भूलें ना अपने इंटरव्यू में। ओके, व्हाट आर सर्कुलर डिपेंडेंसीज, हाउ डज स्प्रिंग हैंडल इट? तो पहले तो सर्कुलर डिपेंडेंसी क्या होती है एक डायग्राम से दिखाता हूँ, जैसे हमेशा की तरह। तो जैसे हमारे पास 2 सर्विस हैं, सर्विस ए, सर्विस बी, और आप क्लासेस, कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो सर्विस ए है हमारी सर्विस बी पे डिपेंड करती है, तो सर्विस बी पे डिपेंडेंट करती है, तो मतलब हमें सर्विस बी को यूज़ करने के लिए इसमें इंजेक्ट करना पड़ेगा सर्विस ए में, ठीक है। बट आपकी जो प्रोजेक्ट है उसमें कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि अब सर्विस बी भी सर्विस ए में डिपेंड करती है, ठीक है, तो ये सर्कुलर डिपेंडेंसी है। ओके, अब आपको क्या करना पड़ेगा, सर्विस बी में भी सर्विस ए को इंजेक्ट करना पड़ेगा ताकि आप सर्विस ए को सर्विस बी में यूज़ कर सको, ठीक है। बट अगर आप ऐसा करते हो और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू करते हो तो आपको एक एरर आएगी, बीन करंटली इन क्रिएट्स एक्सेप्शन समथिंग एरर आएगी, मतलब क्योंकि जो स्प्रिंग है आपको रिजॉल्व नहीं करता है डिपेंडेंसी, क्योंकि आप एट द सेम टाइम दोनों को एक दूसरे में इंस्टेंशिएट कर रहे हो, दोनों सर्विसेज को, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को? इसके करने के 2 तरीके हैं। अगर आपकी क्लासेस एक दूसरे पर डिपेंड करती है तो पहला तरीका है सेटर इंजेक्शन और दूसरा है लेजी एनोटेशन, ठीक है। होगा क्या, अगर आप सेटर इंजेक्शन यूज़ करते हो फॉर एग्जांपल, तो एकदम से इंस्टेंशिएट नहीं होगा सर्विस बी सर्विस ए में, जब आप सेटर मेथड कॉल करोगे तभी वो इंस्टेंशिएट होगा, ठीक है। तो आप अपने कोड में मैनेज कर सकते हो कि कब आपको वो सेटर मेथड कॉल करना है, ताकि आप ये जो सर्कुलर डिपेंडेंसी वाली प्रॉब्लम जो इससे आ जाएगी वो ना आए, ठीक है, एरर ना आए। और ये मैंने चीज़ यहाँ पे लिख भी दी है, व्हेन सर्विसेज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर सर्कुलर डिपेंडेंसी कहते हैं। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन जो है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से ये प्रॉब्लम आती है, और पहला तरीका है सेटर इंजेक्शन यूज़ करने का, दूसरा है लेज़ी एनोटेशन यूज़ करने का। तो सेटर इंजेक्शन मैंने बता दिया। लेज़ी एनोटेशन में क्या होगा कि आप अपनी डिपेंडेंसी को लेज़ीली, जब मतलब वो यूज़ करना चाहते हो तभी उसको लेज़ी कीवर्ड का यूज़ करके उसको इन्वोक करो, ठीक है। जो आप जैसे आप सर्विस ए को सर्विस बी में इंजेक्ट कर रहे हो तो लेज़ी के थ्रू करो, जब आपको ज़रूरत है तभी करो, उससे क्या होगा, सर्कुलर डिपेंडेंसी अवॉइड हो जाएगी। ओके, ये था इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे है एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन, कैन वी हैव मल्टीपल स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स इन वन प्रोजेक्ट? और इसका आंसर है हाँ, ऐसा हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से, जब आप कॉन्टेक्स्ट अपना कंटेनर क्रिएट कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप एक अपनी ऐप कन्फिग दे सकते हो, वेब कन्फिग, सर्विस कन्फिग, तो जितनी भी आप क्लासेस कन्फिग्रेशन फाइल्स हैं उनको यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड करके दे सकते हो, ठीक है। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी भी है। और रिक्वायरमेंट कब आती है हमारी, जो हमारे बहुत ही लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं एंटरप्राइज लेवल के, बड़ी बड़ी कंपनियों के, उसमें आपको होता है कि डिफरेंट मॉड्यूल्स के लिए आप डिफरेंट कन्फिग्रेशन फाइल यूज़ करना चाहते हो, तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज़ बीन फैक्ट्री इन स्प्रिंग?
तो बेसिकली अब जो है हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं आपका जो आईओसी कंटेनर कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए, राइट। बट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से पहले हमारे पास एक बीन फैक्ट्री क्लास थी स्प्रिंग में, वो यूज़ की जाती थी बहुत ज़्यादा। तो कोड दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे ये हमारे पास एक क्लास है बीन फैक्ट्री एग्जाम्पल, मेन मेथड है। सबसे पहले इसके अंदर हम एक क्लास पाथ रिसोर्स, ये क्लास का यूज़ करके ये स्प्रिंग प्रोवाइड करता है, और इसमें एक रिसोर्स ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कहाँ से? beans.xml से। beans.xml आप अपनी जो ऐप कॉन्फ़िग होती है ना स्प्रिंग में, उससे उसका ये पुराना वर्जन है, ठीक है। ये XML फॉर्मेट में होता था पहले, ठीक है। अब रिसोर्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है? बीन फैक्ट्री क्लास, ये रही बीन फैक्ट्री क्लास का जो हमें इंस्टेंस बनाना है, इसमें हमें रिसोर्स पास कर देना है, और यहाँ पे हमें सारी की सारी यहाँ पे बीन फैक्ट्री में बीन फैक्ट्रीज आ जाएंगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हम एक सिंगल बीन को भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? कुछ इस तरीके से, देख रहे हो आप, ये माई सर्विस को यूज़ करके हमने यहाँ पे बीन फैक्ट्री डॉट गेट बीन मेथड में, और ये माई सर्विस बीन, ये कोई क्लास है, ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका जो है एक बीन निकाल के दे देगी इसमें माई सर्विस में, ठीक है। और इसको क्योंकि जिस बीन की आपको रिक्वायरमेंट है, आपको माई सर्विस के बीन की रिक्वायरमेंट थी, तो आपने उसी को कॉल किया, तो ये एक तरीके से लेज़ी इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। तो ये हो गया, आपका माई सर्विस मिल गया, और आप माई सर्विस के थ्रू जो भी उस बीन का क्लास का माई सर्विस का मेथड्स होंगे, डू समथिंग वटेवर, उनको आप यूज़ कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारा बीन फैक्ट्री जो हमारी क्लास थी पहले यूज़ होती थी, उसका एग्ज़ाम्पल। और अब जो है हम, जैसा मैंने बताया कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज़ होता है, ये एक पुराना तरीका है, फिर भी मैंने लिख दिया है। जो भी मैंने बताया वो मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है। बीन फैक्ट्री इज़ ए बेसिक कंटेनर इन स्प्रिंग फॉर मैनेजिंग बीन्स, सेम एज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। इट प्रोवाइड्स द फंडामेंटल फीचर्स फॉर डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड बीन इंस्टेंशिएशन। तो अब हमें समझ में आ गया बीन फैक्ट्री। तो हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्यों यूज़ करते हैं अब, तो वो हम आगे आने वाले क्वेश्चन में इन दोनों का कंपैरिजन देखेंगे, और एक एक सारे डिफरेंसेस देखेंगे कि क्या फ़ायदा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीन फैक्ट्री एंड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, या फिर व्हाट इज़ आर द एडवांटेजेस ऑफ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ओवर बीन फैक्ट्री, ठीक है। तो दोनों का आंसर करता हूँ मैं अभी। तो पहले तो ये हमारा बीन फैक्ट्री का कोड, क्लास का कोड है, जो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैसे काम करता है, ठीक है। और ये हमारा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का कोड है, ठीक है। ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है, इसका जो लॉन्ग फॉर्म है, ये पूरा शॉर्ट फॉर्म एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। और ये जो है अप्रोच, ये मोर पॉपुलर है, और क्योंकि ये थोड़ा एडवांस है, रिसेंटली आई है, ठीक है। तो इनमें सिमिलैरिटी हमें पता है क्या है, वो ये लिखी हुई है। बीन फैक्ट्री एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट दोनों ही मैनेज करते हैं आपके कंटेनर्स को, और एक्सेसिंग बीन्स में, बीन्स के साथ जो भी खेलना है वो ये करते हैं दोनों, ठीक है। बट अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि बीन फैक्ट्री तो कुछ ही फीचर देता है, और वो फीचर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी देता है, बट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देता है बहुत ही सारे, जो कि बीन फैक्ट्री नहीं दे पाता है। तो वो हम डिफरेंसेस देखते हैं कि क्या क्या है। तो ये सेम कोड है। सबसे पहले कि बीन फैक्ट्री में जो है आपका लेज़ी इनिशियलाइजेशन होता है। लेज़ी मतलब जो आपको बीन चाहिए आपको उसी को निकाल सकते हो आप, ठीक है, जब ज़रूरत है। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में आपका ईगर इनिशियलाइजेशन होता है। इसका मतलब कि जितनी भी सिंगलटन बीन्स होती है ना, ऑब्जेक्ट सिंगलटन में आगे बताऊंगा, वो एक बारी में ही एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो है आपका निकाल लेता है, ठीक है, ऐप कॉन्फ़िग से, तो एक एक करके नहीं, ठीक है। सेकंड डिफरेंस, बीन फैक्ट्री में आपको लिमिटेड सपोर्ट मिलेगा अदर क्लासेस का, पर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में आपको मैसेज सोर्सेस, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, बहुत सारी क्लासेस सपोर्ट करती हैं। तो ये एक तरीके से एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का एडवांटेज भी है। थर्ड डिफरेंस जो है, बीन फैक्ट्री के साथ अगेन मिनिमल इंटीग्रेशन पॉसिबल है, जो बाहर की थर्ड पार्टी सर्विसेज या इंटरनल भी हैं। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं, जैसे स्प्रिंग में AOP फीचर्स होते हैं जो मैं आगे बताऊंगा, उन सब का इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है। तो ये भी एक एडवांटेज है और डिफरेंस भी, ठीक है। उसके बाद बीन फैक्ट्री क्या होता है, सिंपल रिसोर्स लोडिंग होता है।
सिंपल रिसोर्स लोडिंग देख रहे हो आप यहाँ पे, हम जो बीन डॉट एक्सएमएल को कर रहे हैं, रिसोर्स लोड कर रहे हैं यहाँ से, बेसिकली क्लास पाथ रिसोर्स है। बट जो आपका एक ये बहुत ही एक ही तरीका है शायद से, बट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में हम आप क्लास पाथ से कर सकते हो, या फिर आप यूआरएल से कर सकते हो, या फिर फाइल सिस्टम से कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं रिसोर्स लोड करने के, ठीक है। लास्ट डिफरेंस है हमारा कि बीन फैक्ट्री जो है, ठीक है, वो आपका स्मॉल एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है, सिंपल है। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट प्रिफर्ड होता है एंटरप्राइज और बिग एप्लीकेशंस में, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज हो सकते हैं अलग अलग। तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि आप इसे भूल ना जाओ इंटरव्यू में, इसलिए मैंने ये बुक में लिख दिया है, ताकि रिवाइज करने में आपको 3 से 4 सेकंड लगे, उससे ज़्यादा नहीं। What is Spring Boot? How does it differ from the traditional Spring framework? Okay? हमें पता है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है। एंटरप्राइज लेवल जावा एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क है और इसमें जो भी फीचर्स हैं, अगर हम उसमें कुछ और फीचर्स ऐड करते हैं, जैसे कि एम्बेडेड सर्वर होनी चाहिए, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, स्टार्टर टेम्पलेट्स होने चाहिए, अगर ये सब मिल जाएं तो ये बन जाएगा हमारा स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क, ठीक है। तो यही है स्प्रिंग बूट विद सम एडिशनल फीचर्स। अब मैं अपकमिंग क्वेश्चन में ये सारे के सारे फीचर्स आपको बताऊंगा एक एक करके कि ये होते क्या हैं, कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। अगर आप एक एनालॉजी अगर हम देखें, तो अगर एक स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक नॉर्मल कार है जो कि ए से बी डिस्टेंस जाती है 5 मिनट में, तो अगर हम उसमें ऑटोमेटिक गियर्स डाल दें, पावर इंजन डाल दें और परफॉर्मेंस टायर डाल दें, तो ये बन जाएगी हमारी स्प्रिंग बूट कार, सुपर कार, जो ए से बी पॉइंट में 1 मिनट 10 सेकंड में चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही एप्लीकेशन डेवलपमेंट को फास्ट करने के लिए हम अब जो है स्प्रिंग बूट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जल्दी कर देता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑटोमेटिक हो जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास स्प्रिंग बूट की डेफिनेशन है। स्प्रिंग बूट इज़ एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क दैट इज़ बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क ओनली। दूसरी एक अच्छी लंबी डेफिनेशन क्या है? स्प्रिंग बूट अलाउज डेवलपर टू क्विकली क्रिएट स्टैंड अलोन प्रोडक्शन रेडी स्प्रिंग एप्लीकेशन विद मिनिमम सेटअप एंड मिनिमम कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन यहाँ लिखी है, डायग्राम भी लिख दिया है, फीचर्स भी लिख दिए हैं थोड़े बहुत, ताकि जब अगर आप इंटरव्यू के लिए कभी रिवाइज करें तो बुक से आसानी से हो जाए और आप ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भूलें ना बिल्कुल भी। व्हाट इज़ स्प्रिंग इनिशियलाइज़र? तो अगर आपको ये नहीं पता है, वैसे तो इंटरव्यू क्वेश्चन है नहीं, बट नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। जैसे कि अगर आप ब्राउज़र खोलेंगे तो उसमें ये यूआरएल डालना है start.spring.io, तो इससे आपकी ब्राउज़र में ये वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। तो स्प्रिंग इनिशियलाइज़र ही है ये एक वेब बेस्ड टूल है जो कि हमें स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को क्रिएट करने में मदद करता है, ठीक है। अब इस वेब बेस्ड टूल में आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे पहले प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, जावा या कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, स्प्रिंग बूट का वर्जन अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप प्रोजेक्ट मेटा डाटा, वैल्यूज़, आर्टिफैक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, पैकेज नेम, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं, पैकेजिंग, जार वार, जावा का वर्जन क्या चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप डिपेंडेंसीज भी डाल सकते हैं। डिपेंडेंसी मतलब फॉर एग्जांपल आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप स्प्रिंग वेब एक डिपेंडेंसी डाल दो, तो इससे बहुत सारी स्प्रिंग वेब की क्लासेस आपके प्रोजेक्ट में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये पूरा आपने एक बना दिया कि ओके मैं ऐसे ऐसे बनाऊंगा। अब यहाँ पे आप जनरेट कर लो, एक फ़ोल्डर जनरेट हो जाएगा, और इस फोल्डर को आप क्या कर सकते हो, किसी भी आईडीई में अपडेट कर सकते हो, मतलब किसी भी वीएस कोड या फिर आपकी जो एक्लिप्स है उसमें इस फोल्डर को ऐड कर देना, तो आपका जो स्प्रिंग बूट का जो बेसिक एप्लीकेशन है ना, वो रेडी हो जाएगी। आपको ये एक आसान तरीका है, मतलब सिंप्लीफाई कर देता है स्प्रिंग इनिशियलाइज़र, ठीक है। बस यही है हमारा इनिशियलाइज़र। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी दे दिया है, और सेम डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई, वेब बेस्ड टूल है ये, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट क्रिएट करने के काम आता है, ये भी लिख दिया है। व्हाट इज़ स्प्रिंग बूट स्टार्टर?
अगर छोटे में बताऊं तो स्प्रिंग बूट स्टार्टर क्या करता है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इनेबल कर देता है आपके प्रोजेक्ट में। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारी जो pom.xml फाइल होती है स्प्रिंग प्रोजेक्ट में, उसके अंदर अगर आप ये देखेंगे स्प्रिंग बूट स्टार्टर का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे स्प्रिंग बूट स्टार्टर -वेब का फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यूज़ किया है। इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट, आपका प्रोजेक्ट एक वेब बेस्ड प्रोजेक्ट आप क्रिएट करना चाह रहे हो, और अगर आप ये डिपेंडेंसी टैग है, ओके, ये डिपेंडेंसी अगर आप अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लोगे तो स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क क्या करेगा, जितनी भी आपकी क्लासेस डिपेंडेंसीज जो भी वेब से रिलेटेड है ना, वो आपके प्रोजेक्ट में अपने आप कॉन्फ़िगर कर देगा। ठीक है, अगर आप इसको डिलीट कर देते हो, ऐड करने की जगह आप इसको ऐड नहीं करते हो वेब को, तो फिर जब आप प्रोजेक्ट बनाने जाओगे तो उसमें आपको बहुत जगह एरर्स आएंगी, मतलब फिर आपको मैन्युअली कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी बहुत सारी चीज़ें, अगर अदरवाइज़ आपको कंपाइल टाइम एरर देखेंगे अपनी प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो यूज़ करना ही चाहिए इसको, वेब को। तो यही हमारा स्प्रिंग बूट स्टार्टर का काम है। डेफिनेशन क्या है, ए स्प्रिंग बूट स्टार्टर इज़ ए सेट ऑफ डिपेंडेंसीज हैं ये, डैट यू कैन इंक्लूड इन योर स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट टू क्विकली ऐड स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज़। ठीक है, तो जस्ट ये आप स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब एक लाइन एंटर करने से बहुत सारी वेब वाली डिपेंडेंसीज आपके प्रोजेक्ट के लिए ऑटो कॉन्फ़िगर कर देगा स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्प्रिंग बूट स्टार्टर? तो सिमिलर टू हमारा जैसे स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब होता है, उसी तरह हमारे और भी स्टार्टर्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले है हमारा स्प्रिंग बूट स्टार्टर जर्नल। ये जर्नल मतलब इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये किसी भी जर्नल पर्पस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यूज़ होगा, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। जैसे लॉगिंग फ़ीचर चाहिए आपको अपने प्रोजेक्ट में, कुछ यामल फ़ीचर्स चाहिए, तो वो ये स्प्रिंग बूट स्टार्टर कर देगा। ठीक है, सेकंड हमारा है स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। अगर आपका प्रोजेक्ट वेब बेस्ड है, कोई स्प्रिंग MVC प्रोजेक्ट है, कोई रेस्टफुल एप्लीकेशन बना रहे हो, तो ये वेब यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर यही स्प्रिंग बूट स्टार्टर होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा स्प्रिंग बूट स्टार्टर डाटा JPA। ये स्टार्टर डिपेंडेंसी परफेक्ट है अगर आप डाटा JPA एप्लीकेशन विद हाइबरनेट बना रहे हो तो। ठीक है, तब आप ये डिपेंडेंसी ऐड कर लेना, स्टार्टर ऐड कर लेना। उसके बाद है हमारा स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट। तो अगर आप टेस्ट प्रोजेक्ट बना रहे हो अपने जावा प्रोजेक्ट में, तो हमें जो JUnit, हार, हेमक्रेस्ट, ये सब लाइब्रेरीज़ आपको ऑटो कॉन्फ़िगर करके देगा ये स्टार्टर। मतलब स्टार्टर आप लिखोगे, कॉन्फ़िगर तो स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क ही करेगा। ठीक है, लास्ट वन है स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी। तो जो सिक्योरिटी से रिलेटेड आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी डिपेंडेंसीज़ हैं, अगर आप ये लिख दोगे अपने उसमें स्टार्टर्स में ऐड कर दोगे, तो वो सब इंक्लूड कर देगा स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। जो भी मैंने बताया वो सब मैंने एक एक लाइन में बहुत ही सिंपल टर्म्स में यहाँ पे लिख भी दिया है, ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर पाओ और इंटरव्यू में इस आंसर को भूल ना जाओ। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है ये, हाउ स्प्रिंग बूट प्रोवाइड ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, और आंसर जो है आपको पता ही है, ये बस मैंने कुछ घुमा के पूछ लिया है। ठीक है, कैसे करेंगे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का सबसे आसान आंसर, स्प्रिंग बूट स्टार्टर्स को यूज़ करके। तो यहाँ पे आप अगर स्प्रिंग बूट स्टार्टर ऐड कर देंगे तो ऑटो कॉन्फ़िगर कर देगा स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क। बहुत सारी जो आपकी लाइब्रेरीज़ होगी वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके स्टार्टर्स जो आपने इंक्लूड किए हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये है, इससे होगा क्या कि बेसिकली आपका मैनुअल जो कॉन्फ़िगरेशन का काम होता है ना बहुत सारा, वो बच जाएगा। तो ऑटो कॉन्फ़िगर हो रही हैं चीज़ें, क्योंकि और आप जो है ज़्यादा ध्यान बिज़नेस लॉजिक में दे पाओगे रैदर देन कि आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो। जैसे अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये नहीं किया इंक्लूड, तो फिर आप डिपेंडेंसी को आपको ऐड करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में एक एक करके वेब से रिलेटेड, तो वो एक बेस्ट तरीका नहीं है। ठीक है, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख भी दी है कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कैसे मिलती है, डिपेंडेंसीज़ को प्रेजेंट एट द रिड्यूसिंग, ठीक है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर से। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन? क्या रोल है इसका? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनोटेशन है आपके स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में। मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आपकी जो एक मेन जावा फाइल होती है, ठीक है, नाम डेमो एप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है,
प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये आपकी डायरेक्ट आपके इस जावा फोल्डर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो जब आपका प्रोजेक्ट रन होता है तो सबसे पहले इस फाइल के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है। इस फाइल के अंदर मेन मेथड होता है और ये है ये फाइल डेमो एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मेन मेथड भी है। अब होता क्या है कि अगर आपने इसमें स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो एनोटेशन है वो लिखा हुआ है, अगर आपकी स्प्रिंग ने इसे देख लिया कि ये लिखा हुआ है रन करते हुए, तो आपकी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो है बूट स्ट्रैप हो जाएगी। दिस विल बूट स्ट्रैप योर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। बूट स्ट्रैप का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी आपकी जो सेटिंग्स हैं वो हो जाएंगी इस स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन से। अब आप कहोगे भाई कौन कौन सी सेटिंग्स हैं वो, तो पहली जो सेटिंग है, पहले तो लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है बूट स्ट्रैप द एप्लीकेशन। पहली सेटिंग है वो है कन्फिग्रेशन वाली, मतलब आपकी जो क्लास मार्क ए क्लास एज ए सोर्स ऑफ स्प्रिंग बीन डेफिनेशन। तो ये आपकी क्लासेस को मार्क कर देगा कि ये स्प्रिंग बीन डेफिनेशन क्रिएट करेंगे इस डेमो एप्लीकेशन क्लास को, ठीक है। तो कन्फिग्रेशन एनोटेशन। दूसरा है आपका कंपोनेंट स्कैन। कंपोनेंट स्कैन मतलब जो आपका ऐप कन्फिग में जो कंपोनेंट स्कैन जो करता है ना, पूरे के पूरे कंपोनेंट्स को स्कैन कर लेता है, तो वो भी आपका इसके थ्रू हो जाएगा, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के थ्रू। और तीसरा है आपका जो भी आपने कंपोनेंट्स स्कैन किए उनको ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर देगा स्प्रिंग कंपोनेंट्स को, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं बताऊं तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो है ये इन तीनों का एडिशन है, कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन का, कंपोनेंट स्कैन एनोटेशन और इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन का। तो या तो आप स्क्रीन यहाँ पे कोड में स्प्रिंग बूट एनोटेशन यूज़ कर लो, या फिर आप ये तीन भी लिख सकते हो, कंपोनेंट, कॉन्फ़िगरेशन और इनेबल, ठीक है। तो क्योंकि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन लिखने पे एक लाइन का ही कोड है, तो इसलिए हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन लिखते हैं और ये तीनों अपने आप इंक्लूड हो जाते हैं। नहीं तो आपको तीनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा जो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और अगर आप नहीं लिखोगे तो फिर आपका हो सकता है कंपोनेंट स्कैनिंग में कोई दिक्कत आए, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत आए। तो इसीलिए हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इन शॉर्ट बूट स्ट्रैप करता है आपकी एप्लीकेशन को। What are embedded servers in Spring Boot? What are its benefit? तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जैसे हमारी एक जावा एप्लीकेशन हमने क्रिएट करी, हमें उसे किसी सर्वर में डिप्लॉय करना है, तो उस सर्वर में हमें टॉमकैट जो हमारा है सर्वर उसको इंस्टॉल करना पड़ता है और फिर हम अपनी जावा एप्लीकेशन को वहाँ पे डालते हैं, राइट। बट एम्बेडेड सर्वर के केस में अगर एम्बेडेड है तो मतलब आपका जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन अगर कोई है तो उसमें वो सर्वर जो है टॉमकैट या कोई भी और सर्वर इंक्लूडेड है। जैसे आपके कंपोनेंट्स होते हैं आपकी एप्लीकेशन में, जावा एप्लीकेशन में ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, एक्चुएटर ऑप्शनल है, करना चाहते हैं मैं आगे बताऊंगा। उसी तरह हमारा आपका एम्बेडेड वेब सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, ठीक है। तो बेनिफिट क्या होता है इसका? बेनिफिट ये होता है कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन को किसी मशीन में चलाना चाहते हैं तो आपको बस JRE चाहिए। आपको वहाँ पे टॉमकैट अलग से पहले से सेपरेटली वेब सर्वर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, प्री इंस्टॉल्ड नहीं चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, डेवलपमेंट प्रोसेस ईजी हो गया। जो हम प्रोडक्शन रेडी चीज़ कहते हैं वो पहले से ही हमारी एप्लीकेशन में आ गई, ठीक है। प्रोडक्शन रेडी बहुत इंपॉर्टेंट। अब टॉमकैट की जगह अगर आपको कोई और चाहिए तो वेब सर्वर, टॉमकैट बाय डिफ़ॉल्ट होगा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में, बट कोई और चाहिए जैसे जेटी वगैरह तो आप pom.xml में कुछ आपको कोड्स ऑफ लाइन्स हैं बहुत ही, वो लिखनी पड़ेंगी और आपका दूसरा कोई सर्वर आप मतलब आपको टॉमकैट को एक्सक्लूड करना पड़ेगा और जेटी वगैरह को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है हमारा एम्बेडेड सर्वर, इसीलिए इसका नाम एम्बेडेड है क्योंकि पहले से एम्बेड होता है ये आपकी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में, ठीक है। और जो भी मैंने बताया, एम्बेडेड सर्वर रिफर वेब सर्वर दैट बंडल्ड विद इन योर एप्लीकेशन एज पार्ट ऑफ द वेब प्रोसेस। बेनिफिट क्या है, एप्लीकेशन रन ऑन एनी मशीन विदाउट JRE, विदाउट रिक्वायरिंग ए प्री इंस्टॉल्ड वेब सर्वर। नतीजा, डेवलपमेंट ईजी हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। What is the project structure of a Spring Boot MVC application?
तो एक मैं टिपिकल आपको फ़ोल्डर स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपकी स्प्रिंग बूट एमवीसी एप्लीकेशन का, वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हर फाइल और फोल्डर का एक छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन दूंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। सबसे पहले हमारी होती है ये जो सोर्स मेन के अंदर जो जावा फोल्डर होता है, इसके अंदर आपका क्या होता है, मेन सोर्स कोड ऑफ योर एप्लीकेशन होता है। तो जो भी आप जावा रिलेटेड फाइल्स हैं वो इस जावा फोल्डर के अंदर ही होंगी। ठीक है, इसके अंदर हमारा होता है कन्फिग फोल्डर। इसमें क्या होती है, हमारी कन्फिग्रेशन रिलेटेड जो ऐप कॉन्फ़िग और वो सब फाइलें हैं वो इसके अंदर होंगी। ठीक है, तीसरा हमारा है कंट्रोलर फोल्डर। ये क्या करता है, आपका जो कंट्रोलर का कोड होता है जो HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को प्रोसेस करने के काम आता है वो होगा। नेक्स्ट है हमारा मॉडल का फोल्डर। इसमें होता है हमारे एंटिटी क्लासेस जो हमारे डाटा मॉडल्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमारा रिपॉजिटरी फोल्डर किस लिए यूज़ आता है, जो डेटाबेस इंटीग्रेशन के जो ऑपरेशंस होते हैं ना वो हम सब रिपॉजिटरी में लिखते हैं। ठीक है, और इसके बाद है हमारा सर्विस फोल्डर। इसमें जो आपके कोड में जो बिज़नेस लॉजिक होगा ना, फंक्शनैलिटी रिलेटेड मेथड्स बहुत सारे, वो मेन फंक्शनैलिटी सब सर्विस फोल्डर में। ठीक है, फाइनली हमारा होती है जो हमारी जावा की मेन क्लास फाइल होती है, जो आप एंट्री पॉइंट कहते हैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का, जहाँ से आप जब आपका रन होता है पहली बार प्रोजेक्ट तो इसी फाइल में कोड जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारी जो होती है, ये तो थी हमारी जावा फाइल्स। इसके बाद हमारे सोर्स फोल्डर में ये रिसोर्सेज भी है। तो ये क्या होता है रिसोर्सेज, ये हमारी नॉन जावा फाइल्स को होती हैं इसमें। ठीक है, जैसे पहला हमारा रिसोर्सेज मैंने लिख दिया है, कंटेन्स स्टैटिक रिसोर्सेज टेम्पलेट्स एंड कन्फिग्रेशन फाइल्स। ठीक है, कन्फिग्रेशन भी यहाँ पे नॉन जावा फाइल्स हैं, जो ऊपर थी वो जावा फाइल्स थी। अब इसमें जो स्टैटिक फोल्डर है हमारा, इसमें हमारा जैसे CSS, जावा स्क्रिप्ट, इमेजेस, स्टैटिक जो हमारा फाइल्स होती है उनको हैंडल करने के लिए ये डायरेक्टली हम वेब सर्वर पे भेज सकते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा टेम्पलेट्स। इसमें हमारा व्यू टेम्पलेट जैसे फ्री मार्कर होता है जो सर्वर साइड रेंडरिंग ऑफ वेब पेजेस के काम आता है, वो टेम्पलेट्स इसमें होंगे। ठीक है, ऑप्शनल है, नहीं भी हो सकते आपके प्रोजेक्ट में, अलग बात है। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशन यामल कन्फिग्रेशन फाइल्स होती हैं, और ये अलग होती हैं, जावा की कन्फिग्रेशन अलग होती हैं, और ये क्या होती हैं ये मैं आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, तो ये था हमारा, यहाँ पे मैंने केवल आपको एक एक लाइन का आइडिया दिया है। क्यों दिया है, ताकि जब आप बुक खोलो तो सब कुछ एक लाइन में ही आपको एक क्वेश्चन में ही मिल जाए। ठीक है, और आपको रिवीजन करने में इजी नहीं हो रहेगा, और अगर आप इंटरव्यूज़ में जाओगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको भूलेंगे नहीं क्योंकि आपने अच्छे से रिवाइज़ किया होगा। ठीक है, बट हाँ मैं इन जैसे एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशन यामल, इनको आगे आने वाले क्वेश्चन में फर्दर एक्सप्लेन भी करूँगा। What is application properties files used for in Spring Boot? तो अगर आपको याद हो, मैंने जब फोल्डर स्ट्रक्चर बताया था तो एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ फाइल थी रिसोर्स फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब ये रहा इस फाइल का कोड, मतलब जो इसके अंदर कंटेंट प्रेजेंट होता है, कोड नहीं है ये। इस फाइल में क्या होता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमारी की और वैल्यू पेयर्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। इस फॉर्मेट में हमारी काफ़ी सारी कन्फिग्रेशन इन्फॉर्मेशन होती है। कैसी कन्फिग्रेशन इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका डेटाबेस का कनेक्शन है, या ये डेटाबेस का कनेक्शन है MySQL का, या आपका कोई एप्लीकेशन सर्वर है, कोई और सर्वर, उसकी सेटिंग्स है कोई, तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है स्टैटिक, वो आप इसके अंदर रख सकते हो। ठीक है, अब सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख भी दी है, जो भी मैंने बताया, की वैल्यू पेयर्स में स्टोर होती हैं चीज़ें, डेटाबेस कनेक्शन एप्लीकेशन सर्वर के लिए यूज़ होता है, और हम इसे यूज़ करते हैं मोस्टली फाइल को जो हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्फिग्रेशन होती हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब क्या होता है कि की वैल्यू पेयर में एक होता है कॉम्प्लेक्स जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती, वो हम यूज़ करते हैं उसके लिए एप्लीकेशन यामल। और यामल फाइल अब वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको अपकमिंग क्वेश्चन में बताऊंगा। फ़िलहाल ये एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ है। What is application.yaml file? What is the difference between application YAML and application properties? तो ये रहा हमारा एप्लीकेशन YAML फाइल पर प्रेजेंट होती है रिसोर्स फोल्डर के अंदर, और ये रहा इसका जो कंटेंट है। अगर आप अब पहली चीज़ तो ये कि ये हाँ ये भी कन्फिग्रेशन इन्फॉर्मेशन जैसे डेटाबेस इन्फॉर्मेशन,
सिमिलर टू जो हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में होती है उसी की जैसी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। फिर क्वेश्चन आता है कि भाई ज़रूरत क्या है जब एक है पहले से। ज़रूरत ये है कि जो एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ था वो की वैल्यू पेयर्स में स्टोर करता था, राइट? अगर आपको याद हो मैंने बताया था, जो कि एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशंस के लिए तो ठीक है, बट यहाँ देख लो आप एप्लीकेशन यामल क्या कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन इन ए हायरार्किकल मैनर। हायरार्किकल मैनर कैसे? जैसे आप देख रहे हो स्प्रिंग के अंदर हमारे पास डाटा सोर्स है, फिर डाटा सोर्स के अंदर फर्दर हमारे पास एक यूआरएल है, इस यूआरएल के फर्दर नीचे आप कुछ जोड़ सकते हो, फिर उसके फर्दर नीचे, तो एक हायरार्की जैसे एक के नीचे एक के नीचे। की वैल्यू में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हायरार्किकल में आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डीप इंफॉर्मेशन को भी मैनेज कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो यहाँ पे, राइट? तो यही डिफरेंस है एप्लीकेशन यामल और एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है? ग्रेट। अब जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताई वो मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। आप आराम से जब भी आपका रिवीजन करने का टाइम होता है तो उस समय वीडियो देखने का हमारे पास टाइम नहीं होता, बुक से 2-3 सेकंड में एक बार देखा, समझा और आगे बढ़े और इंटरव्यूज़ में जाके निकाल दिया। तो भूलना नहीं है इंटरव्यूज़ में, इसलिए बुक ज़्यादा फास्ट है एज़ कंपैरिजन टू आई थिंक वीडियोज़। Here is a short question which you already knew. How do you configure a Spring Boot application? तो पहले से ही पता है आपको, बट ये थोड़ा घुमा के मैंने पूछ लिया है ये क्वेश्चन। और आपको पता है एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़, एप्लीकेशन यामल यूज़ कर सकते हैं आप कॉन्फ़िगर करने के लिए अपने जो डेटाबेस इंफॉर्मेशन है या ऐसी भी कोई इन्फॉर्मेशन है जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, ओके। अगर डायनामिक है तो उसके लिए ऐप कॉन्फ़िग वो एक अलग है, ठीक है, वो जावा लेवल पे है। ये आपकी XML या यामल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू अलग लेवल पे है। व्हाट इज़ स्प्रिंग बूट एक्चुएटर? तो देखो होता क्या है, जो हमारी pom.xml है उसके अंदर अगर हम इस तरीके से स्प्रिंग बूट स्टार्टर एक्चुएटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक स्प्रिंग बूट स्टार्टर ही है, तो ये एक तरीके से आपका एक सब प्रोजेक्ट है आपके स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क के अंदर। इससे होगा क्या कि इसको ऐड करने के बाद आपको एक और काम करना है, जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल है ना, उसके अंदर आपको ये वाला एंड पॉइंट ऐड कर देना है, हेल्थ और इन्फो, ये 2 एंड पॉइंट कुछ इस तरीके के कोड से, बिल्कुल सेम टू सेम कोड। इसके बाद जब आप अपना ब्राउज़र खोलोगे और उसमें अगर लोकल पे हो तो लोकल होस्ट, और यहाँ पे ब्राउज़र इस तरह से पोर्ट नंबर, फिर एक्चुएटर और फिर हेल्थ, ये जो एंड पॉइंट आपने यहाँ पे मेंशन किया था, अगर आप यहाँ पे डालोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, स्टेटस अप है आपकी एप्लीकेशन का, ठीक है। तो इस एक्चुएटर को ऐड करके हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने लग गई जो कि हमें अपनी एप्लीकेशन को मॉनिटर करने के काम आती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हेल्थ और इन्फो ना रख के खाली इक्वल टू एक्स्ट्रिक दे दोगे कुछ इस तरीके से, तो आपकी सारी की सारे जो एंड पॉइंट्स होंगे, हेल्थ, इन्फो, फलाना ढिमकाना, वो सारे के सारे आपके ऐड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसके काम आती है ये। आंसर मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। स्प्रिंग बूट एक्चुएटर इज़ ए सब प्रोजेक्ट ऑफ स्प्रिंग बूट दैट प्रोवाइड्स प्रोडक्शन रेडी फीचर्स फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन थ्रू वेरियस एंड पॉइंट्स। तो ये जो हेल्थ, इन्फो, ये सब एंड पॉइंट्स हैं, ओके। तो ये है हमारा स्प्रिंग बूट एक्चुएटर। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द स्प्रिंग बूट एक्चुएटर? तो क्या क्या की फीचर्स आप इस हेल्थ, इन्फो, इनके अलावा मतलब क्या क्या हो सकता है? तो पहले सिस्टम मैट्रिक्स आप अपने उसकी मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे कि मेमोरी यूसेज कितना हो रहा है, गार्बेज कलेक्शन कैसे चल रहा है, थ्रेड्स कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये सब। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन मैट्रिक्स। एप्लीकेशन मैट्रिक्स में आता है आपका जैसे आपकी कितनी रिक्वेस्ट आ रही है आपकी एप्लीकेशन में, रिक्वेस्ट काउंट, रिस्पॉन्स टाइम कितना जा रहा है, स्टेटस कोड कौन कौन से गए, तो ये एप्लीकेशन मैट्रिक्स हो सकते हैं। फिर हेल्थ मैट्रिक्स, जैसे कि आपकी एप्लीकेशन अप है या डाउन है, क्या है, ठीक है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है हेल्थ मैट्रिक्स में आती है। फिर हमारा आता है एनवायरनमेंट मैट्रिक्स, जैसे कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी, जैसे कि कौन कौन सी एक्टिव प्रोफाइल्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमारा एनवायरनमेंट मैट्रिक्स में। फिर लॉगिंग मैट्रिक्स में आती है, जिसमें कि लॉगिंग में आप जो लॉगिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। और फिर एप्लीकेशन इन्फो, तो जैसे एप्लीकेशन वर्जन क्या है, जस्ट वेरी सिंपल, इन्फो बस यही होता है वर्जन क्या है या बिल्ड टाइम क्या था ये।
तो इतना सब कुछ वैसे आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें से 2-3 भी जान जाते हैं तो हेल्थ इन्फो एप्लीकेशन दैट्स एनफ। बट फिर भी मैंने लिख दिया है कि आप हो सकता है पहले से कुछ जानते हों, तो जितना जानो उतना कम है। और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है जो भी मैंने आपको बोला वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है बुक में, ताकि आपके इंटरव्यूज़ में आपको हेल्प मिल सके। हाउ डू यू पैकेज एंड डिप्लॉय ए स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन? तो कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में बताऊंगा, केवल लिखे हुए में बताऊंगा, करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट अगर आपने पहले से किया है तो आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐड डिपेंडेंसीज करेंगे, एंश्योर करेंगे कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें pom.xml प्रॉपर है, उसमें सारी डिपेंडेंसी प्रॉपरली ऐड हैं। और अगर ग्रेडल यूज़ कर रहे हैं तो build.gradle फाइल होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, आपका जो मेन क्लास है उसको कॉन्फ़िगर प्रॉपरली, उसमें जो आपका ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है ये प्रॉपरली होना चाहिए, उसमें मेन मेथड होना चाहिए, एप्लीकेशन प्रॉपरली रन करनी चाहिए, ठीक है। ये दूसरा ही स्टेप बाय स्टेप है। तीसरा स्टेप आप करेंगे कि बिल्ड एप्लीकेशन, आप देखेंगे आपकी एप्लीकेशन प्रॉपरली बिल्ड होनी चाहिए मैवन या ग्रेडल में। चौथा आप क्या करेंगे, एग्जीक्यूटेबल जार क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो एग्जीक्यूटेबल जार आप क्रिएट करेंगे जो आपकी एप्लीकेशन बिल्ड करी थी आपने। उसके बाद पांचवा, आप अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे, क्लाउड में करेंगे, स्टैंड अलोन सिस्टम में करेंगे, सर्वर में करेंगे, डॉकर के थ्रू करेंगे, बहुत तरीके हैं। तो कहने का मतलब है कि ये 5 चीज़ें आप क्रॉस चेक करेंगे डिप्लॉय करने से पहले कि डिपेंडेंसीज हैं, मेन क्लास ठीक है, एप्लीकेशन बिल्ड, और नॉर्मली हमारा ये मेन स्टेप होता है लास्ट में, एग्जीक्यूट जार क्रिएट करना और डिप्लॉय करना क्लाउड और डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। ऑल राइट माई फ्रेंड्स, थैंक्स एंड दैट्स इट। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो इसका मतलब ये है कि आप जावा में सही में इंटरेस्टेड हो और आप उसमें अपना करियर प्लान करना चाहते हो फ्यूचर में। तो ये जो आपको एक जावा की बुक है जिसमें कि मैंने बहुत सारे 350 क्वेश्चन स्प्रिंग बूट MVC रेस्ट सब कुछ कवर कर रखे हैं। बुक और कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे इन कैंडिडेट्स ने MNCs में जॉब्स हासिल करी हैं मेरे कोर्स के थ्रू, वैसा आप भी कर सकते हैं क्योंकि मेरा कोर्स स्पेसिफिक टू इंटरव्यूज़ रहता है। तो बस यही कहना था। फाइनली ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर और योर इंटरव्यूज़ इफ़ यू आर गिविंग इंटरव्यूज़। थैंक यू।